मैग्नोमिटी बता रहा हूँ टेस्टिंग इंडस्ट्री की, 40 बिलियन की इंडस्ट्री है एज पर 2022 एंड इट इज ग्रोइंग एट 6% CAGR, मतलब वो 45 बिलियन 42 बिलियन की हो जाएगी अगले 2 सालों में। दैट इज द साइज ऑफ द इंडस्ट्री दैट वी आर वर्किंग इन। कंपनियां नहीं है यार इतनी बड़ी पूरी, और मतलब पूरा एक प्रोसेस है सिर्फ जिसको मतलब इतना साइडलाइन करके रखा जाता है, और उसका नंबर देखो आप 40 बिलियन, इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर एट ऑल। आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे टेस्टिंग को अप्रोच करना है, अपने कोड को कैसे टेस्ट करना है, आप मुझे बताइए। आपको नहीं पता कि आपके बिजनेस वर्कफ्लोज को कैसे टेस्ट करना है, हमें बताइए, हम विल हेल्प यू आउट, विल राइट टेस्ट केसेस एंड हेल्प यू आउट, right? Those test cases can be executed by even a product guy can execute, even a developer can execute, even the CTO can execute or CEO can execute. Answering the question, finding out the right metrics, उसको समझना कि एक टेस्टर के लिए क्या सही मेट्रिक होगा या क्या सही KPI या OKR होगा, ट्रैक करके उसको मेजर करने के लिए, उससे भी पहले इस सवाल को दिमाग में स्ट्रक्चर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या टेस्टर के लिए एफिशिएंसी का मतलब बग्स निकालना है? क्या एक टेस्टर के लिए एफिशिएंसी का मतलब रिक्वायरमेंट्स की एनालिसिस अच्छे से करना है? मतलब अगर आपको लगता है कि आपको एक्स अमाउंट, एक वैलिड अमाउंट कमाना है, तो उतना ही सेट करो, उसी हिसाब से मेहनत करो। फिर ये मत सोचो कि यार मेरे पास 40 लाख का तो पैकेज आ गया, एक ऑफर और लेता हूँ 45 कर लेता हूँ, क्योंकि ग्रोथ वर्सेस ग्रीड बहुत फाइन लाइन है, मतलब वो समझ के रखना हमेशा दिमाग में ना। हमें आज भी POC नहीं पता, एंड दैट इज अ हार्श रियलिटी। जितना मेरा एक्सपीरियंस, जितना मेरा अपने नीचे जो एक्सपीरियंस के पर्सन से बात होती है, तो वहां पर हम आज भी कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी बोलते हैं मैं गूगल कर लूंगा ना, बता दूंगा। तो ये मैं POC क्या है, आज भी मुझे बड़े इररिलेवेंट क्वेश्चंस लगते हैं, वो जो मैं देखता हूँ पॉडकास्ट पे क्वेश्चंस पूछने की, द 10 to 35 lakhs। एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब वो मुझे एक्स डिओड्रेंट से के ऐड के बराबर का सवाल लगता है, समझ रहे हो? मतलब इफ यू नो व्हाट आई मीन, राइट? You're spoiling expectations of people. You're spoiling expectations of people who are putting every day their hard work in an organization or multiple organizations, trying to achieve something, build something of their lives, and saying कि तुम मैक्स लगा लो और बस नौकरियां तुम्हारे को चिपकती रहेंगी बस। फिर वहां पर दो वर्डों का अपने आप कह सकते हो कि बोर्न हो जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी, और फिर टी-शर्ट वाला वर्ड आता है क्वालिटी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर ये है क्या, मतलब हर किसी का अलग व्यू है। कोई कहता है कि सबकी जिम्मेदारी है क्वालिटी, कोई कहता है कि सिर्फ टेस्टर की जिम्मेदारी है क्वालिटी, क्योंकि बग तो वही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम तो सोल्व कर देंगे। Hi sir, first of all a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing. How are you? I'm good, Gandharv. How about you? I'm also very fine sir, and thanks for asking. आज का एजेंडा मैं अपनी ऑडियंस को पहले क्लियर कर दूं। हमेशा ना हम बात करते हैं कि ना टेस्टर तो सिर्फ टेस्टिंग कर रहा है, डेवलपर से टिकट मिल जाएगी, जीरा टिकट असाइन हो गई, अब उसके बकेट में है, ट्रेस कर लेंगे, इतने दिन पहले टिकट मिली थी, ये रिजल्ट है। बग रिपोर्ट तो रेडी अपडेट हो ही रही है, साथ में टेस्ट केसेस भी हैं। बट ये एफिशिएंसी मेजरमेंट का एक तरीका थोड़ा है। ये तो वो बात हुआ कि किसी ने बोला कि काम दिया, हुआ और रिलीज हो गया। बट सही मायने में कंपनीज किस तरीके से चल करती हैं काम, लीडरशिप किस लेवल से एक पर्सन की एफिशिएंसी को नापता है कि भैया वो पर्सन क्या वैल्यू ऐड कर रहा है एज अ टेस्टर। क्योंकि डेवलपमेंट के बारे में तो उसका मान लो KLOC के ऊपर बात होगी कि उसने इतना लाइन्स का कोड कर दिया, बट एज अ टेस्टर हम कहीं ना कहीं तो लैग कर ही रहे हैं। सो इन दिस पॉडकास्ट हम सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे कि एक टेस्टर किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू को क्रिएट कर सकता है, उसके लिए ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, वो कैसे एक इफेक्टिव टेस्टर बन सकता है, और कैसे वो एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में कि भैया मेरे होने से बहुत कुछ होता है इधर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा काम बग निकालना, रिपोर्ट करना ही है। मैं एक प्रोडक्ट में बहुत बड़ी चीजों को करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच सुनीत सर फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन फर्स्ट। एंड मैं ज्यादातर क्वेश्चनों पे सीधे नहीं जंप करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी एक बार हमारी ऑडियंस को बता दो कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। सो ओवर टू यू। So thank you, Gandhar, for this opportunity. First of all, uh, uh, it has been really a wonderful journey. Talking about my journey, it has been a wonderful journey with testing as a profession. Uh, मैंने ग्रेजुएट किया था 2008 में, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में, और 2008 मतलब वाज नॉट अ वेरी गुड ईयर टू लैंड अ जॉब। मतलब वर्ल्ड वाइड रिसेशन चल रहा था उस वक्त, एंड people had offers, people did not have offers, मतलब people who had offers did not land a job, मतलब उनको भी मिला नहीं, जिनके पास था भी ऑफर तो नहीं मिला जॉब अपॉर्चुनिटी, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था। तो मैं भी उन्हीं मिक्स ऑफ बैग ऑफ पीपल में था, लोगों में, कि वेट करता रहा 3-4 महीने कि आई कोई अपॉर्चुनिटी, एंड देन फाइनली जो है आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस वर्ल्ड ऑफ टेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग व्हाट
कि क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, डेवलपमेंट कोडिंग कौन करता है, और कैसे ये सॉफ्टवेयर कैसे बन रहे हैं। मैं कंप्यूटर मेरे पास ऑलरेडी था ही, तो क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया था, तो मेरे को कंप्यूटर्स का उतना ज़्यादा मतलब कोडिंग और प्रोग्रामिंग इसके बारे में, मतलब जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग था वो वीएलएसआई डिज़ाइन और उसके बारे में था, मतलब फर्मवेयर लेवल पर करना उसके लेवल पे। तो सॉफ्टवेयर कोडिंग प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। कंप्यूटर चलाना आता था, गेम खेलने आते थे। तो तो जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो एक एक मेरे सीनियर से मेरी बात हो रही थी, वो उस वक्त एचएएल में एम्प्लॉयड थे, और वहाँ पे वो टेस्टिंग करते थे मिग्स की, जो ओके। MiG-21 है उनकी टेस्टिंग करते थे वो। तो हालांकि वो भी उनके सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे होते थे, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि यार इससे अच्छी नौकरी नहीं मिलती, कि किसी और के काम में अगर मतलब प्रॉब्लम्स निकालनी है, आइडेंटिफाई करनी है, कमियां निकालनी है, और उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, मतलब इससे अच्छा नौकरी हो ही नहीं सकता, मतलब। एंड मतलब बहुत अच्छे मेरे कनेक्ट है उनके साथ, एंड मेरे को ये बात स्टक कर गई, तो मैं और ज्यादा इसके बारे में थोड़ा सा, और अगले 4 महीने मैंने बहुत जोरों शोरों से इस पे काम किया, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ली, और फिर मैंने स्टार्ट किया अपना करियर 2008 में। और बस करते कराते फिर पहले मैं वेबसाइट टेस्ट करता था, जो बुकिंग इंजन होते हैं, आपका जेट स्टार हो गया, क्वांटस एयरलाइंस हो गया, इनकी इनकी बुकिंग इंजन टेस्ट करता था। 14 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 36 डिफरेंट लैंग्वेजेस, ऐसे करते करते ओके। फिर रिलीज मैनेजमेंट का पता चला, फिर धीरे धीरे कोडिंग के बारे में जाना। फिर मैं मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग में स्विच हुआ। मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग मैंने बहुत सालों तक करी। मतलब मैंने जिस टाइम पे आईफोन लॉन्च हुआ था, उस टाइम से मैं मोबाइल ऐप्स टेस्ट कर रहा हूँ। तो हर वो एंड्रॉयड वर्जन, हर वो आईओएस वर्जन जो मेजर रिलीजेस लेके आता था, हम लोग को उस रिलीज के बारे में पता होना चाहिए था सारा। एक टाइम पे मुझे गूगल की पॉलिसी याद थी, ऐप स्टोर की पॉलिसीज याद थी, कि किस किस चीज के ऊपर मेरी ऐप रिजेक्ट हो सकती है। तो वो भी मेरे लिए एक मेट्रिक होता था, कि मैं मेरे से ही पहले वो वैलिडेट हो गया था कि गूगल पे रिजेक्शन ना हो। सो मच सो कि उनके कैलेंडर्स भी मुझे याद थे कि किस वक्त प्ले स्टोर की छुट्टी होती है। तो मतलब बहुत डीप लेवल तक अंडरस्टैंडिंग ली मैंने मोबाइल प्रोग्रामिंग की, मोबाइल एप्लीकेशंस की। फिर स्टार्टेड टू टेस्ट अंडरस्टैंड कि मतलब एपीआईज क्या होती हैं, ये किससे बात करी, डेटाबेस क्या हो रहा है, क्यों क्यों डेटाबेस चाहिए क्यों। तो धीरे धीरे करके ऐसे मेरे मतलब मेरा स्कोप ऑफ वर्क जैसे जैसे मेरा बढ़ा, मेरी अंडरस्टैंडिंग टेस्टिंग के बारे में बढ़ती चली गई। फिर मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के भी काम किया, प्रोडक्ट बेस में रह के। तो पिछले 15+ सालों से मैं यही कर रहा हूँ, और हर एक नई ऑर्गन में हर कुछ नया सीखने को मिलता है। मोस्टली मेरा जो भी लर्निंग रहा है, फॉर्चुनेटली इट हैज बीन ड्रिवन बिकॉज ऑफ माय वर्क। ओके। सेल्फ लर्निंग भी जो भी मेरी ड्राइव हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ माय वर्क। दैट इज आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट सेंस, कि बहुत लोगों को वो सेल्फ लर्निंग भी करने को मिलती नहीं है, कि परफॉर्मेंस का प्रोजेक्ट आ गया तो कर लिया, नहीं वैसा नहीं था। हमें स्कोप आइडेंटिफाई करना था, स्कोप आइडेंटिफाई करने में हमको पता चला कि परफॉर्मेंस भी करना चाहिए, तो परफॉर्मेंस भी सीखा। फिर परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग का नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई कॉस्ट कैसे रिड्यूस करें, या फिर और बेटर ऑप्टिमाइज कैसे करें अपने सर्वर्स को, या जो भी। तो वो वहाँ पे सीखा। तो इट वाज अ वेरी इट हैज बीन अ वेरी जॉयफुल राइड सो फार, आई वुड से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। आई होप वो कंटिन्यू करता है आगे। आपके एक्सपीरियंस में काफी सारे पॉइंट्स मेरे को पिक करने को मिले। मैट्रिक के ऊपर बात हुई, प्रोडक्टिविटी की बात हुई। आपने एक सबसे पहले वर्ड बोला कि ना कि प्रॉब्लम सोल्वर, कि मतलब हम अगर प्रॉब्लम सॉल्वर सिर्फ दो कीवर्ड की बात करें, या जेंजी वर्ड, ये प्रॉब्लम सॉल्वर ना आज के टाइम पे लिंक्डइन पर बहुत छा रहा है, खासकर डेवलपमेंट के लिए। कि डेवलपमेंट का मतलब है कि इंजीनियरिंग के लिए अगर बात करें तो इंजीनियर का मेन काम होता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, वो डेवलपमेंट हो गया। बट कभी भी एज अ टेस्टर हमें ना प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं कहा जाता। मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों, बल्कि कहीं ना कहीं मैं डेवलपर ने जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिजाइन किया है, मैं उसमें भी और प्रॉब्लम निकाल के उस सॉल्यूशन को और इफेक्टिव बना रहा हूँ। बट स्टिल मुझे वो आज तक उपाधि नहीं मिली गई है। मैं इस उपाधि के लिए लड़ नहीं रहा कि मेरे को ये उपाधि चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं कहा जाता, ये इसके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो नॉन एक्सीडेंटल टेस्ट इंजीनियर हो या एक्सीडेंटल टेस्ट इंजीनियर हो, उसके लिए ये पता होना चाहिए कि वो एक इंजीनियरिंग का मॉडल का पार्ट है, बट वो स्टिल एक प्रॉब्लम सॉल्वर है एज अ टेस्टर। तो मैं इसके ऊपर आपका पहले व्यू जानना चाहता हूँ, देन फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। प्रॉब्लम मतलब
मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट पार्ट क्या है, पहले तो ये समझते हैं, मतलब समझते हैं क्या है, मतलब पता है लोगों को, बट मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो टेस्टिंग की डोमेन हो या उससे रिलेवेंट कोई भी दूसरी डोमेन हो, मुझे ऐसा लगता है कि एज प्रोफेशनल्स वी शुड स्टार्ट टेकिंग आवरसेल्व्स वेरी सीरियसली। प्रॉब्लम सॉल्वर का पहला स्टेप ही प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है। बिल्कुल। और टेस्टिंग चाहे कोई बंदा करे, कोई कोई पर्सन, इफ इट इज डन बाय अ पर्सन, या फिर कोई प्रोसेस के पार्ट में टेस्टिंग हो, या फिर ऑटोमेट करके रखी हो, या एआई भी करे, या कोई कोई एक सेंटिएंट बीइंग टेस्टिंग करे, तो भी डजंट मैटर, मतलब वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा प्रॉब्लम की, तो सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो ये दोनों बातें करेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और बाय आइडेंटिफाइंग इट फर्स्ट और हेल्पिंग आइडेंटिफाइंग इट फर्स्ट, मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड स्टार्ट फॉलोइंग सम सॉर्ट ऑफ मेट्रिक, कुछ कुछ एक मेट्रिक होना चाहिए हमारे पास कि इन ये लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो मैंने सॉल्व करने में हेल्प करी है आपको, और उसमें मेरा इम्पैक्ट ये था। वो अंडरस्टैंडिंग होना अपने आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। कि पिछले एक साल में, या पिछले, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपने कुछ आर्किटेक्चरल लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर आइडेंटिफाई करी है और उनको सॉल्व किया है, तो उनका इम्पैक्ट होना, उनको उसका उसका फार रीचिंग इम्पैक्ट क्या था, रिलीज पे उसका इम्पैक्ट क्या था, उस प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन का, उसको सॉल्व करवाने का, या रीटेस्ट करके उसको सॉल्व करने का, तो वो इम्पैक्ट होना, उसका उसका मेजर होना आपके लिए, और ये आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। मतलब मुझे नहीं लगता कोई मैनेजर आपको आके बताएगा, या कि अरे तुमने ये आर्किटेक्ट लेवल पे एक आर्किटेक्ट से जाके लड़के तुमने कैशिंग पॉलिसी को बेटर किया, तो उसका इम्पैक्ट यही है। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आपके मैनेजर के पास भी होना मुश्किल ही है, बिल्कुल। करेक्ट। तो ये आपको, when I say कि we have to start taking ourselves seriously, it means that whatever work we are doing, हम जो भी काम कर रहे हैं उसके आउटकम्स क्या हैं, वो कितने मेजरेबल हैं, वो जानना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। ओके। राइट। एंड सर, इसी में ही आउटकम की बात हुई, लेकिन इससे पहले मैट्रिक की बात हुई, और मैट्रिक्स अगर हम बात करें तो अगर हम थ्योरी टेस्टिंग में थोड़ा सा पूछे तो होता है ना कि RTM, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, वो तो एक अलग कंसेप्ट है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। बट हर ऑर्गेनाइजेशन, अगर जैसे अभी अप्रेजल सीजन चल रहा है हमारा, तो हमारे पास कुछ आता है ना कि 1 महीने पहले फॉर्म आता है, अपना बताओ आपने क्या क्या किया, फिर आपका मेंटर उसको मेजर करेगा, देन फिर आपका रिपोर्टिंग मैनेजर उसके अकॉर्डिंग को नंबर देगा। ये देखो हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। बट हमारी क्वालिटी को कौन मेजर करता है? ये तो एक एक मेजरमेंट अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में, जैसे मेरा एक्सपीरियंस ज्यादातर सर्विस का है, तो वहां पर ये होता है कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में काम किया, क्या सही टाइम पर डिलीवरी हुई, क्या डॉक्यूमेंटेशन में आपने अच्छा काम किया, क्या क्लाइंट के एंड से आपको एक बार अप्रिसिएशन कम से कम आया कि नहीं आया। ये हुआ ऊपर ऊपर का, जिसमें हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत आइडिया पता चल गया कि टेस्टर काम कैसे कर रहे हैं। बट डीप डाउन मेरे को पता है कि मैंने किस लेवल की टेस्टिंग करी, कि मैंने एक रिलीज में मेरे को पता था एक बग है, बट वो रेप्लिकेट नहीं हुआ क्लाइंट के एंड पे, नेक्स्ट टाइम मैंने उसको सोल्व करा लिया। ये एक मतलब ये होती हैं चीजें, ये सब नकार नहीं सकते। बट यहाँ पर मेरे लिए मेरी मेट्रिक क्या है जिससे मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूँ एज अ टेस्टर? डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो हमारे पास ये रहता है कि ना 200 लाइन का कोड मैं 100 में कर दूंगा, जहाँ ऑप्टिमाइजेशन की बात आ गई, और इसके पीछे अब कोई से भी नोटेशन या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगा लो, वो अलग है। बट एज अ टेस्टर मेरे पास कोई आज तक ना टेक्टिक डिफाइन ही नहीं है इस चीज को लेकर। हम सिर्फ अपने सीनियर से सीख सकते हैं, या कलीग से पूछ सकते हैं, या मैनेजर से पूछ सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। बट मुझे अपने से क्या पूछना पड़ेगा कि मैं और इस चीज में अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं? मेरी खुद की मेट्रिक क्या होनी चाहिए आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? बहुत अच्छा सवाल है गंदर। मैंने कई लोगों को स्ट्रगल करते देखा है, मतलब सीनियर इंजीनियरिंग के लेवल पे बंदों को स्ट्रगल करते हुए देखा है इस क्वेश्चन को ठीक से स्ट्रक्चर करते हुए भी, मतलब आंसरिंग द क्वेश्चन, फाइंडिंग आउट द राइट मेट्रिक्स, उसको समझना कि एक टेस्टर के लिए क्या सही मेट्रिक होगा, या क्या सही KPI या OKR होगा, ट्रैक करके उसको उसको मेजर करने के लिए, उस उससे भी पहले इस सवाल को दिमाग में स्ट्रक्चर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या टेस्टर के लिए एफिशिएंसी का मतलब बग्स निकालना है? ओके। क्या एक टेस्टर के लिए एफिशिएंसी का मतलब रिक्वायरमेंट्स की एनालिसिस अच्छे से करना है, या ये दोनों है? या प्रोडक्शन के जो बग्स आए हैं उनको तुरंत रेप्लिकेट करके हेल्प करना है, आइडेंटिफिकेशन, इशू आइडेंटिफिकेशन हाँ। ही काम है, या फिर ये तीनों है, या सिर्फ टेस्ट केस लिखना है? तो पीपल, मैंने देखा नहीं है लोगों को इन चीजों पे बात करते हुए, और कहीं ना कहीं मुझे इससे बहुत
काफी अनकंफर्टेबल फील करता हूँ इस बात से, क्योंकि अगर मेरी सक्सेस एज और मैं टेक की हूँ, मतलब हम्म, कोई भी क्यूए जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर है या फिर एसडेट है, मतलब इंजीनियर्स की कैटेगरी में ही हम आते हैं, इंजीनियरिंग टीम का ही पार्ट होते हैं मोस्टली। मोस्टली क्या 99% आजकल की डेट में यही है। जी, तो एक इंजीनियरिंग की ट्रेड ऐसी जो सिर्फ क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पे चले कि किसी ने जजमेंट पास कर दिया, ओपिनियन दे दिया कि ये टेस्टर हम्म, अच्छा है, वो टेस्टर खराब है, इसकी हम्म, कॉम स्किल्स अच्छी नहीं है, उसकी कॉम स्किल्स अच्छी हैं, तो हम्म, वो मुझे बहुत अनसेटल करती हैं। क्योंकि अगर अ, हम ये मेट्रिक्स डिफाइन नहीं कर पाए या केपीआई डिफाइन नहीं कर पाए ना टाइमली, और वो एक फ्रेमवर्क नहीं बना पाए बहुत जल्दी इसके ऊपर, तो आगे जो आने वाले जो लोग हैं जो इसी इंजीनियरिंग रोल में आगे बढ़ेंगे, लीडर्स बनेंगे, उनके हम्म, पास भी कुछ नहीं रहेगा, और फिर ये हमेशा चलता रहेगा। दिस विल बी अ नेवर एंडिंग, नॉट अ साइकिल इवन, इट विल बी अ नेवर एंडिंग चेन, राइट? जी, साइकिल भी कहीं आके फ्रेश होती है या फिर कहीं चेन हम्म, चलती चली जाएगी। तो उस पे ही काफी चीजें, जैसे अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि बहुत अच्छा एग्जांपल एक्चुअली आपने दिया कि 200 बग्स डाल दिए तो बहुत अच्छा टेस्टर है, या हाँ, फिर बग काउंट की जो बात हो रही थी कि बग हाँ, काउंट्स डाल दिए तो बहुत अच्छा टेस्टर है, वैलिड कितने थे, इनवैलिड कितने थे, उसमें हम्म, अंदर वहां चले गए। अब यार ये हो सकता है, ये हम्म, सही मैट्रिक कैसे हो सकता है इस तरह से कि अगर उसने अ, यही 200-300 बग्स जो भी एक्स नंबर ऑफ बग्स डाले, और जब प्रोडक्शन पे लाइव गया है वहां हम्म, पे कुछ पी0 केसेस मिसिंग है, बिल्कुल, तो वो काउंट आपने, मतलब क्यों क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, इसका इसका रीजन ये है कि आपने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी है अपनी टीम में कि जितने ज्यादा बग्स डालोगे साल के एंड में आपको अप्रेजल मिलेगा उसमें, हाँ, तो वो तो बग्स डालेंगे। तो हम्म, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्वालिटी थोड़ी है, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बग्स डालना है। हम्म, टेस्ट केसेस की ऊपर बात कर ले तो टेस्ट केसेस लिखना हो जाएगा कि यार उसने तो 3000 टेस्ट केस लिख दिए या एक्स नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लिख दिए, तो हम्म, उनका क्वालिटी तो कभी रहा ही नहीं पैरामीटर। बिल्कुल, एक इंजीनियर के लेवल पे आपने वो पैरामीटर सेट ही नहीं किया, एक्सपेक्टेशन ही गलत सेट कर दी। ठीक है, आप भले ही आप उसको, एक होता है कन्वेड एक्सपेक्टेशन, एक होता है अनकन्वेड एक्सपेक्टेशन। ट्रू, अनकन्वेड एक्सपेक्टेशन ऐसे निकल के आती है ना अजीज, कि पूरे साल के एंड में आपके पास आया क्यूए, और आपने जब उसका अप्रेजल करने लगे तब आपने कहा कि यार उस बंदे ने देखो एक्स नंबर बग्स डाले थे, तूने तो फिर भी 5 ही डाले। हाँ, तो ये मैट्रिक गलत होगी ना, फिर वो उसके दिमाग में तो छप के अगले साल वो ऐसे ही करेगा काम, और हाँ, वो उस और को छोड़ के कहीं और जाएगा, तो वो अलग से उस तरह की अलग एक्सपेक्टेशन सेट होगी। अब बात है कि मैट्रिक कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चर में अगला पार्ट ही यही आता है कि मतलब हम्म, इम्पोर्टेंट ये है, कोई फ्रेमवर्क, जो भी आप फ्रेमवर्क बना रहे हो अपने क्यूए के हम्म, एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, वो आपके ऑर्ग के हिसाब से कस्टम होना चाहिए। आपकी ऑर्ग की रिक्वायरमेंट क्या है? कोई ऑर्ग है आजकल जो सिर्फ डीप टेक में काम कर रही है, हम्म, एपीआईज पे ही काम कर रही है, फ्रंट एंड है ही नहीं, ठीक है ना? तो उसके ऊपर यूजर एक्सेप्टेंस, एनपीएस, ये सारे पैरामीटर्स जो है वो तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। हम्म, तो एक कोई कॉमन स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होना कोई जरूरी नहीं है। हम्म, अपनी और के हिसाब से, अपनी प्रोसेस के हिसाब से, एसटीएलसी के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको लगता है वो टारगेट मेट्रिक साल के शुरुआत में आपको अपने लीड्स के साथ या अपने फेलो ईएम्स के साथ बैठ के इसको डिफाइन करना चाहिए। मेरे ऑर्ग में जैसे मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक, मेरे लिए मेट्रिक्स नहीं है फिलहाल, हम लोग भी इसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने हम्म, तरीके से, बट हमने एक स्टार्ट किया है, हमने स्किल्स की जगह कॉम्पिटेंसीज को फोकस करना शुरू किया है। ठीक है, तो अगर हम कॉम्पिटेंसीज को टारगेट करते हैं तो कॉम्पिटेंसीज आर स्किल्स प्लस सम आउटकम प्लस सम सॉफ्ट स्किल्स मिला के एक कॉम्पिटेंसी बनती है। हाँ, मेजरेबल वो भी नहीं है, बट जो भी वो आउटकम है वो मेजर कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमने कहा कि रिलायबिलिटी इंप्रूव कैसे करेगा क्यों, हम्म, तो एक एस डी वन जो है वो रिलायबिलिटी कैसे इंप्रूव कर रहा है, एक एस डी टू रिलायबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, सर्विस की रिलायबिलिटी। समझ रहा हूँ मैं, तो वो उस तरह से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर रिलायबिलिटी के लिए जो भी मेट्रिक्स होती है वो हम्म, क्यूए के लिए कितनी रेलेवेंट है, डेवऑप्स के लिए कितनी रेलेवेंट है, हम्म, इंजीनियर के लिए कितनी रेलेवेंट है, वो निकल के आएंगी। बट वी हैव एटलीस्ट स्टार्ट लाइक मेड अ स्टार्ट की अब हम इसको शुरू करेंगे कि और हम्म, डीप लेवल पे जाके एक टेस्टर एक काम को कितने अच्छे से करता है और क्या इम्पैक्ट उसका हम्म, आता है रिलीज के बाद या रिलीज के टाइम पे, वो ओके, एक्चुअली निकाल के लाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप किसी भी टेस्टर से पूछो तुमने 6 महीने काम क्या किया है, तो वो प्रोजेक्ट की लिस्ट बता देता है। एग्जैक्टली, और
वो इम्पैक्ट क्या किया है, तो इम्पैक्ट में बता देगा कि जीरो बग्स ऑन प्रोडक्शन। तो दैट इज नॉट रियली अ मेट्रिक अगेन, बिकॉज हो सकता है आप मेट्रिक को ट्रैक ही नहीं कर रहे हो। क्या ट्रैकिंग है उस मेट्रिक की कि आप क्या जीरो बग्स आए उस रिलीज पे या उस प्रोजेक्ट के ऊपर जीरो बग्स आए, कस्टमर फीडबैक नहीं आया इसका मतलब जीरो बग आए, यही हो सकता है और क्या हो सकता है। हाँ, ये भी एक रीजन है। और भी मल्टीपल हो सकते हैं कि मान लो कि क्लाइंट ही मेरा चला गया और लेकिन उसने किसी और वेंडर पे गया तो वहां बग्स ही बग्स है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, मतलब अगर हम इस कुछ चीज भी हो सकता है, तो वो ट्रैक होना बहुत इंपॉर्टेंट है गंदर, और अच्छा सवाल है। इसके ऊपर काम मतलब दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन रिसर्चिंग ऑन डीपली एंड रीडिंग अबाउट इट डीपली। मुझे ओके। काफी वैनिटी मेट्रिक्स भी मिलती हैं, टेस्ट एफिशिएंसी, इनवैलिड बग काउंट, काफी वैनिटी मेट्रिक्स हैं मार्केट में, मतलब जो मुझे लगता है कि अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, मतलब दे हैव रियली टेस्ट केस एफिशिएंसी, सॉरी टेस्टिंग एफिशिएंसी नहीं, टेस्ट केस एफिशिएंसी, इनवैलिड बग काउंट, एक एक आता है प्रोडक्शन लीकेज, फिर भी एक अच्छा मेट्रिक हम्म। है। डिफेक्ट डेंसिटी एक क्यूए के लेवल पे, मतलब एक रिलीज के लेवल पे। हम्म। तो मुझे और फिर डिफेक्ट डेंसिटी को कैलकुलेट करने के भी अलग अलग फॉर्मूले बना रखे हैं हर जगह पे, कहीं पे लिखा हुआ है पर किलो लाइंस ऑफ कोड कितने बच जाए हैं, एग्जैक्टली। कहीं पे लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ डेव एफर्ट, नंबर ऑफ बग्स डिवाइडेड बाय डेव एफर्ट, हम्म। वो डिफेक्ट डेंसिटी में है। अब जहाँ पे स्टोरी पॉइंट फॉलो होता है वहां हम्म। कैसे निकलेगा डिफेक्ट डेंसिटी? स्टोरी पॉइंट तो पूरा एक टास्क का पूरा एस्टिमेट होता है, उसमें डेव और क्यूए का एफर्ट ही नहीं होता, तो डिवाइडेड बाय स्टोरी पॉइंट कर दोगे। इसमें एक और चीज ये भी हो सकता है कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जहाँ कोड एंड क्लिक वाला आ जाता है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी जब डेवलपमेंट में यूज होती है, तो उस पर्टिकुलर केस में कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे उसने कोड ही नहीं लिखा? तो फिर वो डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाती है। एक ये वाला भी चीज को यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। एंड सर, इसी में ही मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में मैट्रिक के ऊपर मैंने सुना, आपने एक चीज बोली कि मेरी जो ग्रोथ हुई है 15 ईयर में वो अपने आप हुई है, सेल्फ लर्निंग के थ्रू हुई है। और इसी में मैं एक और कंपैरिजन चार्ट के थ्रू यहीं पे जाना चाहता हूँ। जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं ना, तो इंजीनियर का मतलब सिर्फ डेवलपमेंट है इंडिया में, ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है। हम आगे क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर लिखे लेकिन हमें बोलेंगे क्यूए, इंजीनियर नहीं बोलेंगे, ये एक फैक्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट ये जो ग्रोथ है, ये किसके हाथ में है? पहली बात तो ये। और हर किसी के लिए ग्रोथ की डेफिनेशन अलग होती है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जॉन है, उसके लिए मॉनेटरी एक ग्रोथ हो सकती है। एक दूसरा पर्सन है कोडी, उसके लिए ग्रोथ ये हो सकती है कि मैं जिस लिमिटेड में हूँ अपने में, और अपना मंडे टू फ्राइडे काम करना चाहता हूँ, सैटरडे संडे घूमना चाहता हूँ। ये मैं नॉर्मली परसेप्शन से बात कर रहा हूँ। बट एज पर योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आपने वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है इस पूरे डिकेड में, रिसेशन वाला भी देखा है आपने कि कैसे जॉब्स नहीं थी, अब आप टीम को हायर भी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक ये जो ग्रोथ वाला माइंडसेट होता है ना, मतलब मैं चाहे जितना मर्जी टेक्निकल साउंड हो, जितना मर्जी मेरे को टेस्टिंग अच्छी आती हो, लेकिन अगर मुझे ग्रोथ नहीं पता ना कि मेरी ग्रोथ क्या है टीटीसी के अलावा, तो फिर उसका कोई रिलेवेंस नहीं है सस्टेन करने के लिए, आगे के लिए, लीडर बनने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग ये जानना चाहता हूँ कि ग्रोथ की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग है क्या? और देन फिर एक टेस्टर अपनी ग्रोथ को किस तरीके से मतलब फोड़ सकता है ढंग से, मैं ये जानना चाहता हूँ। यार ग्रोथ की मेरी डेफिनेशन मतलब मेरे मेरे लाइफ की कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, मतलब हर किसी की लाइफ में आई गेस होते होंगे, लेकिन मेरी लाइफ के मैं मानता हूँ कि कुछ कुछ चीजें हैं जिनका पर्याय बदलता रहता है, मतलब अर्थ बदलता रहता है। ठीक है। ठीक है, तो ग्रोथ का डेफिनेशन मेरे लिए आज की डेट में जो है वो प्रॉब्ली आज से 10 साल पहले जिसका होगा, 10 साल पहले एक्सपीरियंस वाले का, 2-3 साल वाले एक्सपीरियंस का जो होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा, हो सकता है। तो ग्रोथ इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, मतलब इट इज मोर, मतलब व्हाई आई एम सेइंग कि वो मीनिंग जो है चेंज होती रहती है, वो इसलिए क्योंकि ग्रोथ जो है ना वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। और ग्रोथ का मतलब एक मतलब ग्रोथ का मतलब ये है कि पॉजिटिव ग्रोथ, राइट? मतलब हाँ। नेगेटिव ग्रोथ तो कोई भी नहीं बोलता, करेक्ट? तो अगर वो ग्रोथ पॉजिटिव है और ट्रांसफॉर्मेटिव है, मतलब वो आपको और बेटर बना रही है, सिर्फ आपके पैकेज को नहीं, तो वो ग्रोथ एग्जैक्टली। मानता हूँ मैं। हम्म। ठीक है ना? आपकी अपॉर्चुनिटीज, द अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिल रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज से आप कितना सीख रहे हो, कितने बेटर हो रहे हो एज अ प्रोफेशनल, एज अ पर्सन इज वेल, ओके। राइट? कि अब फॉर एग्जांपल लीडरशिप में आने का एक मैं बहुत लीडरशिप इन इंजीनियरिंग लीडरशिप कहूंगा मैं, लीडरशिप एज इन, पता नहीं, मैं लीडर नहीं बोलता हूं अपने आप को, लीडरशिप जो मार्केट स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से हाँ। इंजीनियरिंग में सीनियर क्यूए लेवल से सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर अगर आप जाते हो, तो
जब आपके पास और 4 से 5 से 10 लोगों की जो रिपोर्टिंग आती है, आप उनके काम के लिए ज़िम्मेदार होने लगते हो, फिर ऑर्ग लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए ज़िम्मेदार होने लगते हो, टेक लीडरशिप में या फिर कहीं भी। तो जो क्लोज़ेस्ट उसका मैं सिनोनिम समझता हूँ ना, वो पेरेंटहुड है, हम्म। ठीक है? जब आप पेरेंट बन जाते हो, तब हम्म। आपके पास एक ऐसी ज़िम्मेदारी आ जाती है जहाँ पे आप मतलब इट इज़ लाइक अ लॉ कि आपको वो फॉलो करना ही है। आपको उसकी बिल्कुल। ग्रोथ भी देखनी है, अपनी ग्रोथ भी देखनी है, तो वही एकदम सिनोनिमस मानता हूँ मैं उस चीज़ को कि हम्म। आपकी टीम जो है वो इज़ दैट इज़ योर चाइल्ड, राइट? और उसको उसको भी ग्रो करना है आपको, उसको भी हम्म। उतनी अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करनी है, इक्वली प्रोवाइड करनी है। बिल्कुल। तो मैं इस तरह से देखता हूँ। तो ग्रोथ इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी इन माय व्यू। ऑल्सो ग्रोथ जो है उसको मैं लिंक बहुत क्लोज़ली रिलेट करता हूँ लिक्विड मैटर से। लिक्विड मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, जो लिक्विड जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी हम्म। जल्दी ठंडा हो जाता बिल्कुल। है। तो ग्रोथ को बिल्कुल वैसा समझता हूँ मैं। हम्म। जितनी एक्सपोनेंशियल आप ग्रोथ चाहते हो, उतनी ही एक्सपोनेंशियली वो ग्रोथ सस्टेन भी नहीं होती, मतलब उतनी जल्दी वो ग्रोथ हटी भी चली भी जाती है। तो ग्रोथ एक चीज़ है, उसको सस्टेन करना अलग चीज़ है, हम्म। उससे वापस नीचे आना या फिर उसको रखे रहना वो अलग चीज़ है। तो जब मैं पहले था तो मुझे लगता था कि पैसा ही ग्रोथ है। फिर मैं और थोड़ा पैसा आ गया तो मुझे लगा कि सीनियर क्यूए नहीं बन रहा मैं, मुझे लगता है सीनियर क्यूए बनना ही ग्रोथ है। फिर मैं हम्म। लीड बन गया तो मुझे लगा कि मैनेजर बनना ग्रोथ है। फिर मैं मैनेजर बन गया तो मुझे लगा और उस मैनेजर के इतने पैसे हैं तो मुझे वो लगा। तो मेरी कोई बहुत ऐसा जब मैं उन इन लेवल्स पे था, इन लेवल्स पे मतलब इन 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 डेजिग्नेशंस पे जब मैं काम कर रहा था, तो मुझे मेरी कोई बहुत अलग डेफिनेशन थी नहीं ग्रोथ की। जैसी लोगों की थी वैसे ही मेरी भी थी। बीएमडब्ल्यू गाड़ी मुझको भी चाहिए, थिंग्स लाइक दैट मतलब। बट जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड लीडिंग अ साइजेबल टीम, हम्म। मेरे मायने बदले। तब मेरा को लगा कि यार मैं अकेला ग्रो करूंगा तो शायद वो स्केल भी उतना ज्यादा ना हो पाए, लेकिन अपनी टीम के साथ ग्रो करूंगा ओके। और उनको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करूंगा जो शायद मैं या मेरा मैनेजर मुझको नहीं दे पाया या फिर मुझे नहीं मिल पाई। अगर हम्म। वो अपॉर्चुनिटीज दूंगा तो मेरी ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल होगी। आप ओके। अकेले गाड़ी खींच रहे हो बजाय इसके कि आपकी टीम भी आपके साथ खींच रही है, तो आप हम्म। और ज्यादा ऊपर ऊंचा जा सकते हो, राइट? बिल्कुल। तो बहुत ही और वो ट्रांसफॉर्मेटिव भी होनी चाहिए। हम्म। जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं या आप जिस भी ग्रोथ जर्नी पे, ग्रोथ वैगन पे आप हो, हम्म। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रो नहीं कर रहे हो, बोथ पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, ठीक है। तो उस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो ये मेरा मानना है। और ग्रोथ कैसे मतलब क्या मतलब पैसा है कि नहीं है, फैमिली है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ही आई वुड से मतलब मैं इस पे कमेंट करने से थोड़ा रुकूँगा कि किसी के हम्म। लिए वो इम्पोर्टेंट है। मैं किसी को जाके फालतू का ज्ञान नहीं दे सकता कि भाई मत पैसा कमा, 10 लाख रुपए पैकेज है तेरा, तेरे को 20 मिल रहा है मत जा। पहले ये देख कि तुम्हें अपने घर से कितना दूर है और तुम कितना हम्म। ट्रैवल कर सकते हो। मतलब दीज़ थिंग्स आर आई थिंक वेरी, वेरी, वेरी सब्जेक्टिव ओके। गंधर्व। इसको किसी पे मुझे लगता है फोर्स भी नहीं करना चाहिए, हम्म। क्योंकि अपने आप ही आएगा वो। मतलब अगर आप एक मैच्योर इंसान हो और हम्म। एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, अपने अंदर वो ड्राइव है ना आपके अंदर, तो ये आपके अंदर अपने आप डेवलप होगा। कोई और आके आपको बताएगा, आपको समझ में नहीं आने वाला। दैट इज व्हाट आई थिंक। ठीक है? तो एंड एज एज अ टेस्टर में किस तरीके से ग्रोथ को देख सकता हूँ, मतलब आपने बताया कि डेजिग्नेशंस वाइज ये एक्सपेक्टेशन थी मेरी, लीड वाली, मैनेजर वाली, इंजीनियरिंग मैनेजर वाली, ये सब एक, अगर हम बात करें तो ये मेरे वक्त के साथ साथ चीजें होगी। बट इन टर्म्स ऑफ स्किल्स मैं किस तरीके से ग्रोथ कर सकता हूँ, मैं इसके लिए भी थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा और डीप डाउन जाना चाहता हूँ। जैसे आज के टाइम पे एआई आ गया, एमएल आ गया, ये पुराना ही है, आज जरा एक्सेस हमारे को बहुत सारे लोग कंटेंट बनाने लग गए तो फिर वो एकदम से चीजें हो गई। तो ये भी है कहीं ना कहीं, एक होता है स्किल का होना, एक होता है उस चीज को अपस्किल करना पहले तो ये जो बीच, ये भी कहीं ना कहीं ग्रोथ का ही एक पार्ट है। तो एज अ टेस्टर हाउ आई कैन अपस्किल माई सेल्फ, मतलब मेरे को मार्केट में रहना है, एक रेपो के साथ रहना है कि मेरी वैल्यू एज अ टेस्टर, मैं कोई ऐसा टेस्टर नहीं हूँ कि ठीक है बग निकाल के ओके 9 बजे लॉग इन करता हूँ 6 बजे साइन आउट कर देता हूँ। इसके बाद क्या है, वो ग्रोथ क्या है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मान लो मैं एज अ स्पीकर कहीं जा रहा हूँ, मेरे को 4 लोग सुनने क्यों है मेरी बात को, वो भी ग्रोथ है। मैं अगर किसी, तो ये वाली चीज के ऊपर मैं आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी फेस आपने देखा है। मैं इतना एक्सपीरियंस आपके साथ मैं बात करता हूँ कैचअप में भी और सब जगह, तो मैंने ये चीजें देखी है आपकी जर्नी में, तो मैं इसके ऊपर भी आपका व्यू जानना चाहता हूँ। यार थॉट थॉट मतलब पता है ये चीज कैसे आती है? मुझे जो लगता है वो आती है थॉट क्लैरिटी से। हम्म। आप पहली बात चाहते क्या हो, हम्म। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए।
अब ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप पैसा चाहते हो तो आप अपने सारे एफर्ट्स वैसे ही लगाओगे, करेक्ट। आप ये नहीं सोचोगे कि मतलब मेरी फैमिली का क्या होगा, या फिर जो भी मतलब वो जो सेकेंडरी या टर्सरी आइटम्स आपके लाइफ में, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट सारे एफर्ट्स आप अपने उस प्राइमरी गोल को दोगे, करेक्ट। बिल्कुल। दूसरी चीज है कि वो थॉट क्लैरिटी के बाद आता है एक्शन। अब वो एक्शन आप लेते हो कि स्किल्स अपडेट करने में। एक तो ये जो लोग बाहर स्किल्स बेच रहे हैं, मतलब बता रहे ना कि मतलब ये टूल अच्छा, वो टूल इससे बढ़िया टूल ये वाला है और इसके कंपैरिजन है, या ये वीडियो देख लो सब सीख जाओगे 3 घंटे में सब। मैं बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा आप सबसे, आप सबको, आपके थ्रू बाकी सबको, कि प्लीज अपना यूज केस देखो, प्लीज अपनी अंडरस्टैंडिंग देखो कि क्या तुम्हारा प्रोडक्ट है, क्या तुम्हारा मतलब जो आपने कहा ना थॉट क्लैरिटी, क्या चाहते हो तुम सीखना। अब जब तुम कंपटीशन में जाते हो, फॉर एग्जांपल ट्वेल्थ में जब जाते हो तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म भरते हो, बिल्कुल। लेकिन फोकस ये ना इंजीनियरिंग करनी है। तब बीए, बीएससी, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस की नौकरी, सरकारी नौकरी, दुनिया भर के सब तो नहीं भरते ना, तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कर पाते हो, करेक्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब जो कुछ लोग होंगे शायद जो सुपर टैलेंटेड लोग जो होते हैं शायद वो करते भी होंगे, मैंने देखे नहीं वैसे, लेकिन कहीं क्या पता मिल जाते हो। तो सिमिलरली आप जो स्किल सेट ओन करना चाहते हो, चाहे आप जावा सीखना चाहते हो जावा सीखो, जावा सीख के प्रोग्रामिंग के आगे बढ़ना चाहते हो, स्प्रिंग बूट में जाना चाहते हो, वो करो। एक फोकस के साथ एक स्किल सेट उठाओ, उस पर काम करो, और उस काम को उस काम को एम्पिरिकली अप्लाई करो। मतलब जो भी सीखा है आपने, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर उस स्किल का कोई फायदा नहीं होगा। एक फंक्शन होता है दिमाग का, साइनेप्टिक प्रूनिंग, वो आपके 20s तक होता है, मतलब आपके साथ होता है, आपके साथ वो किया है कि जो भी स्किल आप लर्न करते हो, कैसी भी स्किल हो, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करी ना, तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसको भुलाने लग जाता है। बिल्कुल। तो इतना लोड अपने करियर में अपने दिमाग पे डालो मत। यूज ओनली लाइक कंज्यूम ओनली व्हाट यू नीड, इवन इन टर्म्स ऑफ अपस्किलिंग, इवन इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप योर ओन टारगेट्स। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको एक्स अमाउंट, एक वैलिड अमाउंट कमाना है, तो उतना ही सेट करो, उसी हिसाब से मेहनत करो। फिर ये मत सोचो कि यार मेरे पास 40 लाख का तो पैकेज आ गया, एक ऑफर और लेता हूँ 45 कर लेता हूँ, क्योंकि ग्रोथ वर्सेस ग्रीड बहुत फाइन लाइन है, और वो मतलब वो समझ के रखना हमेशा दिमाग में ना बहुत मुश्किल काम है, जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में। टाइम पे मेरे पास भी होता था कि 2 ऑफर आ गए और ये, लेकिन मैंने अपने पूरे करियर में आई थिंक आई हैव डन फेयरली वेल टू माई सेल्फ। मतलब अपने आप को एक प्रॉमिस किया हुआ था कि मतलब आई विल नॉट ट्रैवर्स इनटू ग्रीड। मैं उस तरफ नहीं चला जाऊंगा जहां पे मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, और आई विल ऑलवेज टू रिमेन ट्रू टू माई वर्ड। तो मैं हमेशा आज तक मैंने कोई भी ऑफर जो भी मेरे पास आया, मैंने उसको कभी भी डिच नहीं किया कि कोई भी ऑफर, मतलब इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि मेरे पास बेटर ऑफर नहीं था या क्या, बट किसी को अगर मैंने एक कमिटमेंट अपने लेवल पे कर दी है एज अ प्रोफेशनल, तभी तो हम प्रोफेशनल है, राइट। तो अगर मुझे कमिटमेंट कर दी है, तो मैं अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं जाके उनको ज्वाइन करता ही हूँ। हमेशा किया मैंने अपने पूरे करियर में, और इट इज इम्पोर्टेंट, राइट। हम स्किल्स की बात करते हैं, इंटीग्रिटी इज अनदर स्किल, राइट। एग्जैक्टली। तो इंटीग्रिटी अगर आपके पास की कमी है, डिसिप्लिन की अगर कमी है, आप कोई भी स्किल लर्न कर लीजिए, प्रॉब्लम में ही रहेंगे आप हमेशा। यू विल ऑलवेज एंड अप राइडिंग इन टू बोट्स और व्हाटएवर जो भी आजकल बोला जाता है, हमेशा आप कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे कि यार वो वाला ऑफर ले लेता तो बेटर था। तो आप एक इन्फॉर्म चॉइस लीजिए, चाहे अपनी ग्रोथ के लिए है, चाहे अपस्किलिंग के लिए है। एज अ टेस्टर आपको लेना है कोई भी चॉइस, तो इम्पोर्टेंट देखो, एक मेट्रिक आपको बताता हूँ गंधर्व, ये मैंने बहुत रिसेंटली एक जगह पढ़ा था कि आज की डेट में हमारे स्कूल्स में जो पढ़ाया जाता है ना, स्कूल लेवल पे 10th 12th तक, 60 to 70% of the population that will get out of school at this point in time, इस मार्च के बाद 10 साल बाद जो भी उन्होंने पढ़ा होगा, उनमें से और जो भी आज की टेक्नोलॉजीज होंगी, वो सारी 10 साल बाद इररिलेवेंट होगी, और दे विल नॉट बी अ प्रिपेयर्ड वर्कफोर्स। ठीक है ना। तो अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को उसी तरह से फ्यूचरिस्टिक गोल्स असाइन करिए, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स मत असाइन करिए। इफ यू वांट टू रियली ग्रो इन लाइफ, आई थिंक फ्यूचरिस्टिक गोल्स शुड बी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म गोल सेट करिए, वर्क करिए उसके लिए, कमिटमेंट लाइए उसके अंदर, इंटीग्रिटी मेंटेन करिए, अपनी डिसिप्लिन लेके आइए, सिर्फ स्किल्स को फोकस मत करिए,
ठीक है, फोकस ऑन ऑन योर ओन कंटेंटमेंट, राइट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना पानी पीने से मन भर जाएगा या प्यास बुझ जाएगी, वो भी आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली। ओवर ईटिंग इज ऑल्सो बैड, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये स्किल्स ना सिखा के, जावा सिखा के कुछ होने वाला है नहीं। मतलब अब एक सचिन शर्मा है, उनका मैं पॉडकास्ट देख रहा था रिसेंटली, तो अब की वो सही कह रहा है वो बंदा कि इंग्लिश आनी चाहिए आजकल, कोडिंग की जरूरत, मतलब कोडिंग करनी है अगर तो इंग्लिश आनी चाहिए। कुछ दिनों बाद एनएलपी और एडवांस हो जाएगा, ऐसे हिंदी में कोडिंग हो जाएगी। चाइना में तो ऑलरेडी चाइनीज लैंग्वेज में कोडिंग होती है, करेक्ट। तो स्किल्स इंपॉर्टेंट है, बट अ बैलेंस ऑफ स्किल्स, अ बैलेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, अ बैलेंस ऑफ इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, कंटेंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज के टाइम पे, जो मैं लिंक्डइन को जब मैं स्क्रॉल करता हूँ ना, तो जैसे मुझे जैसे किसी भी पर्सन की गाइडेंस चाहिए या कुछ भी चाहिए, और जब मैं कमेंट्स भी देखता हूँ, तो जनरली हम लिंक्डइन पर किसी की प्रोफाइल व्यू करते हैं तो सब कुछ लिखा ही होता है कि कौन पर्सन कितने टाइम से कहाँ पर काम कर रहा है। तो बहुत जगह मैंने टेस्टर्स में ये भी देखा है, हालांकि वो कुछ टेस्टर्स एक्टिव नहीं है कम्युनिटी में ज्यादा, बट उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटर्न से, और अब वो सेम ही कंपनी में 15-15 16 साल के बाद सीनियर क्यूए मैनेजर तक मैंने उनकी कुछ पोस्ट देखी है। ये मतलब आपने जनरली देखा होगा ये, क्योंकि ये एसडेट, ये सब जो चीजें अब आ रही हैं, ये अभी ट्रेंड ये वाला शुरू हुआ है। इससे पहले इसके बारे में कोई बात नहीं करता था, ना कोई कंपनी इसके बारे में बात करती थी। तो सर ये वाला जो 16 साल एक कंपनी में, हम किसी पे यहाँ पे कमेंट नहीं कर रहे कि रहना नहीं चाहिए, ये हर किसी का अपना कॉल हो सकता है कि किस लेवल का काम उन्हें कंटिन्यूअसली इतने इयर्स तक मिल रहा है। ये सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ है उनके लिए। बट सर क्या ये कंफर्ट जोन गुड है कि क्या ये कंफर्ट जोन बैड है? क्योंकि आज के टाइम पे जैसे जेनजीज में हम ये देखते हैं कि एक ऑफर, दूसरा ऑफर, तीसरे ऑफर की तलाश में चौथे का इंटरव्यू कल शेड्यूल है, और पांचवा ज्वाइन करना है। तो ये जो एक है ना, इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि क्या, व्हाट इज द राइट अप्रोच? आपने इंटीग्रिटी को लेके बात किया, तो यहाँ पर इंटीग्रिटी कैसे फिट होगी एक्चुअली, मैं इसके ऊपर आपका बोल्ड व्यू जानना चाहता हूँ। मतलब बिल्कुल फिट होती है। अगेन बहुत वैलिड क्वेश्चन है, मतलब बहुत रिलेटेबल, वैलिड से ज्यादा रिलेटेबल क्वेश्चन है, राइट। और कहीं ना कहीं ये ग्रोथ से और इंटीग्रिटी वाली जो पॉइंट हमने बात पहले डिस्कस करी, उस पे उससे बहुत रिलेट करता है। तो यार ये पहले पहली बात तो मैं समझना चाहूंगा किसने कहा कि वो कंफर्ट जोन में है। हाँ मतलब कोई बंदा है जो 16 साल से कंपनी में काम कर रहा है और मतलब ठीक है, सीनियर क्यूए मैनेजर बना हुआ है या लीड भी बना हुआ है, तो पहली बात तो ये सवाल समझना चाहूंगा कि कौन कह रहा है, या हु सेड, अनलेस दैट पर्सन हिमसेल्फ इज सेइंग कि मैं कंफर्ट जोन में आ गया हूँ और मैं नहीं ब्रेक फ्री नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ग्रोथ की डेफिनेशन, अपनी ग्रोथ की डेफिनेशन दूसरों पे थोपने में एक्सपर्ट होते हैं। मतलब इसलिए मैंने कहा कि दैट्स व्हाई आई सेड ना कि आई वुड नॉट वांट टू कमेंट और सजेस्ट एनीवन अ ग्रोथ पाथ, और कैसे ग्रोथ मिलती है, कैसे तो ये सबकी अपनी जर्नी है। हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी का अपना अपना आउटलुक है। मैं ये कहूँगा अगर वो कोई एक्स एम्प्लॉय है, मतलब आई वुड लव टू स्टे इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 16 इयर्स। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज की डेट में क्या है प्राइवेट जॉब में, आज की हमेशा, मतलब स्टेबिलिटी। मैं उसको कंफर्ट जोन से नहीं मैच करता यार। मैं देखता हूँ कि कितना स्टेबल जॉब है उसका। मतलब आई वुड एनवी दैट पर्सन हु इज देयर कंफर्ट सिटिंग कंफर्टेबली, not in his comfort zone, doing what he does best, testing, growing in the same area. He just has a different approach of growth. He just has a different definition of growth than you and I have. Correct? तो कंफर्ट जोन तो कहीं से मुझे नहीं लगता में है। जो भी बंदा है वहाँ 16 साल या 10 साल से एक्स नंबर ऑफ टाइम्स ईयर्स से, तो आई डोंट फील कि वो कंफर्ट जोन में आता है। मतलब आई स्ट्रांगली सजेस्ट लोगों को ना अपनी डेफिनेशन चेंज करने की जरूरत है, ना कि उस बंदे को जो काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है इसलिए है ऑलरेडी वहां पे, उसकी कंपनी अच्छा कर रही है, करेक्ट। जो वो कर रहा है ही इज प्रॉब्ली एंजॉयिंग इट आल्सो, दैट्स व्हाई ही इज देयर। मतलब वो डेली डे ऑन डे के मैं नुआंसेस पे नहीं जा रहा कि मतलब हाँ मैनेजर 16 साल में ऑब्वियसली मैनेजर भी बदला होगा, क्या फिर क्या पता खुद भी मैनेजर बना है, टीम अलग हुई होगी, उसकी होलिस्टिक्स चेंज हुए हैं, ह्यूरिस्टिक्स चेंज हुए हैं। तो इन सब पे हम कमेंट करने वाला तो है नहीं कोई। और मुझे लगता है कि मेरी पहली जो
मेरा पहला जो रिएक्शन होता है इस चीज को लेके कि यार आई हैव बीन वर्किंग इन एक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 16 इयर्स, तो मेरा भी यही होता है कि यार 16 साल से कैसे कर रहे हो ये मैं कोई अलग, मैं आई एम नॉट अ सेंट राइट, मैं मेरे को भी यही लगता है कि यार कैसे, हाउ आर यू, बट माय क्वेश्चन स्टेम्स आउट नॉट फ्रॉम द क्यूरियोसिटी कि ये ग्रो नहीं कर रहा, बट फ्रॉम द क्यूरियोसिटी कि यार कितनी अच्छी कंपनी है इसके पास, ये कितनी स्टेबल जॉब है, ही आई एनवी द स्टेबिलिटी इन जॉब दैट ही हैज। एग्जैक्टली। 16 साल अगर आप कहीं पे या एक्स नंबर ऑफ इयर्स, एक लंबा टेन्योर आप कहीं पे स्पेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सारी प्रायोरिटीज आप फुलफिल भी कर पा रहे हो, तभी तो आप वहां पे। एग्जैक्टली। ठीक है, हेंस मैं जो अब आते हैं इंटीग्रिटी पे, तो इंटीग्रिटी वही कि आपको लगता है कि ग्रो करने का एकमात्र तरीका ये है कि जो है 10 से मैं कितनी जल्दी 40 कमा पाऊं और 40 से कितनी जल्दी 80 पे चला जाऊं। आज भी मुझे बड़े इररिलेवेंट क्वेश्चंस लगते हैं वो जो मैं देखता हूं पॉडकास्ट पे क्वेश्चंस पूछने की, द 10 to 35 lakhs। एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब वो मुझे एक्स डिओडोरेंट से के ऐड के बराबर का सवाल लगता है, समझ रहे हो, मतलब इफ यू नो व्हाट आई मीन यस। राइट। You're ट्रू। spoiling expectations of people. You're spoiling expectations of people who are putting every day their hard work in an organization or multiple organizations, trying to achieve something, build something of their lives, and saying कि तुम मैक्स लगा लो और बस नौकरियां तुम्हारे को चिपकती रहेंगी बस, समझ रहे हो। तो ये that's what I think, मतलब तो कंफर्ट जोन इज वेरी रिलेटिव। कंफर्ट जोन में रहना और मतलब ग्रो करना इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल, ओके। बिल्कुल पॉसिबल है। एंड सर, अभी हमने यहाँ पर कंफर्ट जोन में अपने एक चीज को बताया कि स्टेबिलिटी मैटर करती है, और जब हम नॉर्मल किसी भी चीज में बात करें तो स्टेबिलिटी का मतलब हर किसी की डेफिनेशन ये हो सकती है कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को मैनेज करके चल रहा हूँ। एक स्टेबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी स्टेबिलिटी ये हो सकती है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में तो हूँ, बट मेरा जो नेटवर्क बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन एक डिपेंडेंसी बन चुकी है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा, इस पर्टिकुलर टेन्योर में मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे एक ऐसी डिपेंडेंसी बना ली है कि मैं प्रोजेक्ट लाने में भी सक्षम हो गया हूँ, कि मेरे फेस वैल्यू पे चीजें आ रही हैं। तो ये वाले फैक्टर्स पॉजिटिव में आ गए। नेगेटिव में जिस तरीके से आपने एक चीज बताई कि वो उसका है, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, दैट इज पर्टिकुलरली वेरी वेरी ट्रू, बिकॉज वी आर नॉट द वन ना कि हम उस पर करें। बट सर, अब अगर ये तो हो गया कि एक्स ईयर से इतना एक पर्सन वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बैठा है, बट अब थोड़ा सा नीचे एक्सपेक्टेशन करते हैं अपनी। एक पर्सन है टेस्टर जिसको 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है, करंटली अभी उसकी बिलिंग नहीं चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सर्विस बेस का पार्ट है, प्रोडक्ट की बात ही नहीं करते हम, सर्विस की बात करेंगे। तो वहां पर क्या होगा, उसको उसके मैनेजर ने ये बोल दिया कि आ, यार तुम ऐसा करो, तुम ना इसके ऊपर ना रिसर्च कर लो, नहीं तो पीओसी कर लो। 2 वर्ड भारी भारी बोल के मैनेजर उनको चले गए हैं, रिसर्च कर लो या पीओसी कर लो। अब जब हम डेवलपमेंट परसेप्शन से बात करते हैं पीओसी, तो उसका मतलब होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि भैया ये सॉल्यूशन के लिए हम ऐसे ऐसे अप्रोच को कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस वाले में भी हम इसको इस तरीके से करके सॉल्यूशन डिजाइन करके दे सकते हैं, बीए के साथ बैठ के या लीड के साथ बैठ के। बट एज अ टेस्टर हमें आज भी पीओसी नहीं पता, एंड दैट इज अ हार्श रियलिटी। जितना मेरा एक्सपीरियंस, जितना मेरा अपने नीचे जो एक्सपीरियंस के पर्सन से बात होती है, तो वहां पर हम आज भी कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी बोलते हैं मैं गूगल कर लूंगा ना, बता दूंगा। तो ये मैं पीओसी क्या है, रिसर्च क्या है, और इन दोनों चीजों का जो बैलेंस है, वो किस तरीके से मेरी एज अ टेस्टर की ग्रोथ में किस तरीके से हेल्प कर सकता है। क्योंकि एट द एंड मेरा बग निकालना अलग काम है, बट मेरे को अपनी आगे भी तो टीम बनानी है, उनको भी तो सिखाना है और सीखना है। तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ सर। करेक्ट, मतलब मैंने देखा है लोगों को स्ट्रगल करते हुए इस फैक्ट पे कि मैं पीओसी कर रहा था, हाँ। क्या मतलब कोई नया टूल था, मैं उसको पीओसी कर रहा था, तो पिछले 1 हफ्ता मैंने इस पे पीओसी करी और मुझे नहीं लगता ये हमारे काम आएगा, या फिर इसमें ये चीज़ें हैं जो इस टूल में है, इस टूल में नहीं है, तो वो कंपैरिजन हो गया। तो रिसर्च और पहले क्वेश्चन आता है कि रिसर्च और पीओसी में फर्क क्या होता है, मतलब इन माय बट completely in my view, research is something that is driven by, research is a fact finding initiative. Yeah. And research is a fact finding initiative where जो मुझे लगता है कि इट जो कि मतलब ड्रिवन होता है इस बात से कि मैं कुछ नया देखना चाहता हूँ, या अपने जो भी मेरे अपने प्रोसेसेस हैं उनको मैं, जैसे एजाइल है तो मैं एजाइल नहीं, मैं एजाइल में ही स्क्रम टीम्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ या स्क्रम मास्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो ये कैसे होगा, इसका आउटकम मुझे नहीं पता कि ये मतलब कैसा मेरे लिए टर्न आउट करेगा। तो मैं उस तरह से एफर्ट्स डालता हूँ और मैं बहुत होलिस्टिकली
उसमें जाता हूँ, मतलब हाइपोथेसिस टू प्रैक्टिस टू उस तरह से, मतलब बिल्कुल वो मतलब रिसर्च के वो स्टेप्स यूज करता हूँ मैं। और फाइनली जो आउटकम आता है, फिर उस आउटकम को देखते हैं कि वो कितना मतलब वैलिड है, फीसिबल है कि नहीं है, राइट। वो होता है रिसर्च, मतलब मेरे मेरे व्यू में रिसर्च हैज नथिंग, आइडियली रिसर्च हैज नथिंग टू डू विद फाइनल यूजेबिलिटी ऑफ द आउटकम। ओके। आइडियल मतलब जो मुझे लगता है, एंड टोटली माय व्यू, पीओसी इज अ मच मोर फोकस्ड सेंट्रिक, मतलब फोकस्ड आउटकम सेंट्रिक अप्रोच, जहां पे आप पहले से किसी भी पीओसी में एंटर करने से पहले यू डिसाइड कि मैं, और वो फैक्ट फाइंडिंग नहीं है, कोई टूल है, वो ये फैक्ट है कि जेमीटर परफॉर्मेंस टेस्ट करता है। ठीक है। उसके अंदर जेमीटर में स्क्रिप्ट्स मुझे लिखनी पड़ती हैं, ये ट्रीज बनाने पड़ते हैं, इस तरह से थ्रेड्स को मैनेज करना पड़ता है, ये फैक्ट्स है। अब ये फैक्ट्स मेरे और के लिए, मेरे सोल्यूशन के लिए कितने वेल वर्स्ड हैं, कितने फीसिबल हैं, चलेगा नहीं चलेगा, जेमीटर नहीं चल पाएगा, गैटलिंग यूज करना पड़ेगा, लोड जनरेट उतना नहीं कर पाएगा जितना मेरे को चाहिए, ये पीओसी हो गया। उस पीओसी का एक आउटकम पहले से ड्राइव होगा, पहले से ड्राइव नहीं होगा, पहले से ही आइडेंटिफाइड होगा कि मैं ये सॉल्व करना चाहता हूँ, इस सॉल्यूशन के लिए ये टूल या ये प्रोसेस या ये बंदा फॉर दैट मैटर विल हेल्प। और फिर मैं उसको देखता हूँ कि वो उन एग्जिट क्राइटेरियाज पे कितना मैच करता है कि नहीं करता। बिल्कुल। रिसर्च में एग्जिट क्राइटेरियाज मुझे लगता है कि उतने डिफाइंड नहीं होते, वो मतलब जैसे आप निकाल के लाते हो, इसलिए तो आप देखो ना, मतलब जितना भी रिसर्च होता है, बहुत सारा रिसर्च होता है, राइट, मतलब और सक्सेसफुल रिसर्चेस हैं जो शायद फ्रूशन पे या प्रोडक्शन लेवल पे नहीं जा पाते। बिल्कुल। तो जो पीओसीज आर डिफरेंट, पीओसीज आर वेरी डिफरेंट। पीओसीज में आप ये सोचते हो कि कोई टूल है या प्रोसेस है, वो मेरे काम को और बेटर कैसे करेगा, या फिर कोई कोई काम है जो मैं करना चाहता हूँ, शायद अभी वो काम एग्जिस्ट ही नहीं करता, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में करता ही नहीं हूँ आज की डेट में, तो मैं ये पीओसी करता हूँ कि जेमीटर बेटर है या गैटलिंग बेटर है बिल्कुल। या सीज बेटर है, तो या फिर क्रोम डेव टूल्स का लाइट हाउस बेटर है। तो मैं वो पीओसी कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे वो फैक्ट्स हैं ऑलरेडी, और मैं फैक्ट्स को सिर्फ वेट कर रहा हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और मैं आउटकम मेरे पास पहले से जज पड़ा हुआ है कि भाई क्योंकि मैं एपीआई टेस्टिंग करूंगा, एपीआई के फ्रेमवर्क के अपने परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग करूंगा, तो मुझे जेमीटर सूट करेगा या गैटलिंग सूट करेगा, और उसके अंदर ये चीजें, रिसर्च इज वेरी डिफरेंट। तो वहां पे मैंने देखा लोग लॉस्ट हो जाते हैं कि वो उसको पीओसी बोलने, रिसर्च को पीओसी बोलने लगते हैं कि कुछ नया टूल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पुरानी टीम में एक बंदा है था, तो मैंने उसको बोला कि वेब मतलब ऑटोमेशन जो है ना वेब का अब हमें करना है, तो उस टाइम पे प्लेराइट आया था, तो उसने दुनिया भर की उसमें चीजें करी, फ्रेमवर्क बनाया, वो सब कुछ हुआ, फाइनली पता चला कि हमारे उस वक्त प्लेराइट उतना प्रोमिनेंस में नहीं था, तो उसने कहा कि प्लेराइट नहीं चल पाएगा। अच्छा। Before getting into the research or POC that you said is a POC, did you identify or outline the outcomes कि मतलब तुम चाहते क्या हो ड्राइव करना? एग्जैक्टली। क्या तुम्हें अपनी रिक्वायरमेंट पता थी? उन रिक्वायरमेंट्स में से प्रायोरिटाइज किया तुमने कि ये P0 रिक्वायरमेंट्स है, इनको मैं ये हो सकती है, तो वो P0 तो मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंटेशन से पता चल जाएगा, बिल्कुल। आपको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने I've seen people getting lost into this. I've seen people started to forcefully implement कराटे। अब कराटे करने लग गए, कराटे कुछ दिनों बाद बंद हो गया, वो मेंटेनेंस में चला गया, अब क्या करें? फिर I've seen people टेस्टिंग से रिलेटेड छोड़ भी देते हैं, तो मैंने क्या बोलते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोडक्ट बनाते हुए शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है, ब्लॉकचेन की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आ गए। तो पीओसी और रिसर्च में तो ऑब्वियसली बहुत स्टार्क डिफरेंस होता है, और हाँ टेस्टिंग कम्युनिटी मैंने देखा है कि they often seem to struggle between the differentiation of POC and a research based approach. एंड सर, पीओसी और रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्किल है टेस्टर की या एक इंजीनियर की स्किल है। बट इंजीनियरिंग स्किल्स को मेजर करने के लिए डेवलपमेंट लेवल पे बहुत मेट्रिक्स हैं, टेस्टिंग लेवल पे आपने बताया कि ये मेट्रिक्स हो सकती हैं, बट कहीं पर भी रिलीज की जब बात होती है ना, तो रिलीज और रिलेशनशिप दो एक वर्ड होते हैं जो आप हमेशा कहते हो कि ना इन दोनों को जरा संभल के यूज करना चाहिए। तुम्हारे डेवलपर से जितने मर्जी संबंध हो, लेकिन जिस दिन प्रोडक्शन पे डेवलपमेंट है उस दिन ना डेवलपर तुम्हें जानता है ना तुम एज अ टेस्टर डेवलपर को जानते हो। उस समय सिर्फ यही होता है कि स्मूथ डिलीवरी होनी चाहिए। उस समय तुम्हारा डिलीवरी अगर स्मूथ हो गया, तुमने टेस्टिंग करी 20 अकाउंट पे, लेकिन क्लाइंट के पास प्रोडक्शन में 1 लाख अकाउंट है, तुम्हारे पास जितना डेटा था तुमने कर लिया, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ कर लिया।
बट वहां पर रिलीज भी सक्सेसफुल हो गई, सबका नाम आया, टीम लीड का नाम आया, डेवलपर का नाम आया, बीए का नाम आया, प्रोजेक्ट मैनेजर का भी नाम आ गया, लास्ट में टेस्टिंग बड़ी अच्छी लिखी, लास्ट में है टेस्टिंग, उससे पहले नाम ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं एज अ क्वालिटी को कैसे मेजर करूंगा, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि कहीं ना कुछ होता ना कि 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, मुझे एक सिद्धांत है। तो यहाँ पर वो ब्रीच होता है कहीं ना कहीं, जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है, जो मैं हमेशा इस चीज में मैं हमेशा थोड़ा डीप भी जाता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एक तो अप्रिसिएशन वाइज करे तो सबसे एंड में आ गए हैं, लेकिन आगे ये भी लिखे आ रहा है कि सक्सेसफुली डिप्लॉयड भी हो चुका है विद नो बग्स, क्लाइंट ने यूएट भी कर लिया, क्लाइंट इज वेरी हैप्पी, फेज 2 भी देने के लिए रेडी हो गया क्लाइंट। बट ये स्टेटमेंट है ना कि रिलीज पे ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी है, जहां पर वो हमारे सारे ग्रीन है, बट टेस्टिंग में क्या मेट्रिक्स है हमारी वहां पर उस पर्टिकुलर रिलीज में, तो मैं इसके ऊपर भी आपका व्यू जानना चाहता हूँ। गुड क्वेश्चन। मतलब ऐसे तो बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, बट आई कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पे तुमने कहा कि आखिरी में नाम आता है, और डेवलपर के बाद, प्रोडक्ट के बाद, बीए के बाद लास्ट में नाम आता है, और कहते हैं कि टेस्टिंग टीम ने अच्छा काम किया है, फिर जो भी टेस्टिंग के नाम थे उनके नाम। तो पहली बात तो ये रेस नहीं है, मुझे लगता है कि नाम आना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा बेटर है, हम्म। rather देन कि ना आए। हाँ। और it will really not, it should really not take away the effort, the effort that you have put into, or the hard work that you have put into releasing anything or testing anything, uh, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा नाम आखिरी में आया है। मतलब अभी शादी का कार्ड तो है नहीं कि तुम, एग्जैक्टली। मतलब कि चाचा जी का नाम लास्ट में डाला है, मतलब समझ रहे हो, मतलब आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड वे, पीपल शुड नॉट थिंक लाइक दैट। मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि दैट योर वर्क इज रिकॉग्नाइज्ड, राइट, वो जरूरी है। अब देखा जाए तो बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड तो सबसे आखिरी में दिया जाता है, एग्जैक्टली। करेक्ट। बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड सबसे आखिरी में आता है। ये सब जो जो मतलब कैटेगोरिकली जिनको कहा जाता है कि बहुत अच्छे कैटेगरीज हैं ऑस्कर पाने के लिए, या किसी भी अवार्ड फंक्शन में, सिनेमा में, कैसे भी, मैन ऑफ द मैच भी लास्ट में बताया जाता है, उसके पहले विनिंग कैप्टन आता है, हाँ। ठीक है, लूजिंग कैप्टन आता है, मैन ऑफ द मैच लास्ट में आता है, करेक्ट, मैन ऑफ द सीरीज उससे भी लास्ट में आता है। ट्रू। तो आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड वे टू इवैल्यूएट योर, क्योंकि मैं था इन इन इस थॉट प्रोसेस में, और मैं बहुत बहुत स्ट्रगल किया मैंने गंदर एज अ लीड से, जब मैं मैनेजर बना हूँ और जब मैं मैनेजर से सीनियर बना या एवीपी बना, तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया इन चीजों में, क्योंकि मुझे लगता था कि अब मैं बन गया हूँ, अब क्यूए का ही नाम सबसे पहले लेंगे। फिर मुझे धीरे धीरे मेरे अंदर मैच्योरिटी आई कि यार इट इज रियली दैट इंपॉर्टेंट, इज इट रियली दैट इंपॉर्टेंट टू बी टू हैव दैट फर्स्ट नेम इन दैट ईमेल, इज इट रियली दैट रेलेवेंट, इंपॉर्टेंट ज्यादा रेलेवेंट है। रेलेवेंट क्या है कि उस मेल में मेरा नाम होना चाहिए, मेरी टीम के बंदे का नाम होना चाहिए, इसने एफर्ट दिया है, एग्जैक्टली। वो ज्यादा रेलेवेंट है। इंपॉर्टेंस से ज्यादा रेलेवेंट चीज सोचनी चाहिए, और रेलेवेंस उसकी ज्यादा है, बजाय इसके कि वो भूल जाए कि एक बंदे ने काम किया था और एक टीम ने काम किया था। तो आई डोंट थिंक पीपल शुड थिंक लाइक दैट कि सबसे आखिरी में नाम डाल दिया नाम। उससे भी बुरा होता है कि नाम भूल जाते हैं, फिर लास्ट में एक प्लस प्लस करके डिस्टिंक्टिंग डालते हैं। दैट इज, आई हैव सीन दैट एज वेल, कि अरे हाँ टेस्टिंग टीम ही तो थी, ओ डैम, उसको उसको प्लस प्लस करके सुनील बोस बिल्कुल। प्लस टेस्ट। और वो तो और बुरा होता है क्योंकि उसमें जो नाम शायद आ जाता लास्ट में, नाम भी नहीं आता उस बंदे का, प्लस प्लस सुनील टेस्टिंग टीम हो जाता है, या हाँ। एक्सवाईजेड टेस्टिंग टीम हो जाता है। तो वहां पे तो वैल्यू डाइवल जो गई पूरी खत्म ही हो गई वहां पे। ऐसा मतलब अगर ऐसा सोचे तो एक तो ये, दूसरा है कि रिलीज की सक्सेस कैसे ट्रैक करें, कैसे मेजर करें। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट। देखो, द प्रॉब्लम दैट वी हैव एट हैंड इज कि क्वालिटी में जो असेसमेंट का जो पोर्शन है, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, वो बड़ा क्वालिटेटिव बन चुका है। प्रोसेस अभी भी है सारे, मतलब वो वैलिड और बहुत ही सिंपल प्रोसेसेस है, और कई जगह पे होते हैं फॉलो। मतलब मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स में, मेजॉरिटी सर्विसेज में, सर्विस कंपनीज में ये प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। रिलीज मैनेजमेंट का, कि रिलीज वर्जन मैनेज कर दिया, आर्काइवल पॉलिसी, ये वो, रिलीज की ट्रैकिंग अंटिल कस्टमर लेवल, एनपीएस फीडबैक, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन हम उनको प्रोएक्टिवली ना देख के रिएक्टिवली देखते हैं। हम जब भी टेस्टिंग करते हैं, अगर हम टेस्टिंग की बात करें या कोडिंग की भी बात करें, तो हम जब कोडिंग या टेस्टिंग करते हैं तो हमने बहुत रिएक्टिवली अप्रोच करते हैं इन मेट्रिक्स को, इन प्रोसेसेस को।
इस तरह से प्रोएक्टिवली नहीं चल रहे होते कि यार रिलीज मैनेजमेंट में जब जाएगा, वर्जन जब जाएगा तो वर्जन सही लगा हुआ है कि नहीं, ये सब कंप्लायंस में आ गया आजकल। हम्म। देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट अगेन दैट इज कमिंग, और वो शायद लोगों को अभी दिख नहीं रहा है। जो फिनटेक से ड्राइव होना शुरू हुआ है वो है कंप्लायंस। एग्जैक्टली। कंप्लायंस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द आईटी इंडस्ट्री। हम्म। ठीक है, जो भी कंपनी, जो भी ऑर्ग कंप्लायंस रेडी होगी ना, वही ऑर्ग सक्सीड करेगी। ये मुझसे आप लिखवा लीजिए आज से आने वाले 10 सालों में। ओके। ठीक है, तो कंप्लायंस के एंगल से देखते हैं तो वो रिएक्शन हो गया हमारा कि हम्म। यार रिलीज वर्जन हमने ठीक नहीं बनाए थे, सही जीरा टैग नहीं किए थे, ड्रॉप कर दिए थे जीरा। रिलीज वर्जन में जीरा टैग थे लेकिन जो एक्चुअल आरसी बनी उसमें जीरा नहीं था। हम्म। ठीक है, तो ये इफेक्टिवनेस होगी ना रिलीज की। बिल्कुल। फिर वो रिलीज वर्जन गया तो क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ कि रिलीज 1.0 लाइव हो चुकी है, क्या कस्टमर सपोर्ट टीम को पता है कि क्या क्या फीचर्स लाइव है, क्या क्या बग फिक्सेस हुए हैं, हम्म। क्या बग्स आए हैं, तो क्या उनको पता है कि किस रिलीज वर्जन में आए हैं। तो ये एक प्रोसेस है, करेक्ट, ये प्रोसेस है ऑलरेडी चल रहा है, और कई हाँ। कंपनीज में चल रहा है, एक्टिवली चल रहा है। अगर तुम किसी भी बड़ी प्रोडक्ट कंपनी में देखोगे तो ये प्रोसेसेस हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं ये प्रोडक्ट प्रोसेसेस। लेकिन इनको, मुझे जो लगता है इनको ट्रैक बहुत रिएक्टिवली किया जाता है रादर देन प्रोएक्टिव। हम्म। इनके इनके रिएक्टिवली का मतलब हो गया कि ये लाइव में चला गया है, वो वर्जन छूट गया, कंप्लायंस आइटम मिस हो गया, पहले ही अगर टेस्ट कर लिया था टेस्टर ने या फिर डेवलपर ने भी अपने एंड पे कोई ऑटोमेशन चेक लगा के रखा होता, या हाँ। डेवऑप्स ने कोई चेक लगा के रखा होता, तो वो चीजें थॉट प्रोसेस से आती हैं, मैच्योरिटी से आती हैं, धीरे धीरे करके ये फील्ड बिल्ड हो जाएगी। हम्म। अभी कैसे करना है, अभी करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है कि ये है कि अपने डेवलपर के साथ रिलीज प्रोसेस में जितना क्लोजली अलाइन होंगे ना आप, उतना हम्म। अच्छा होगा। तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या क्या चीज़ों को मैंने साइन ऑफ दे रखा है, क्या क्या चीज़ें लाइव जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें, मतलब रिलीज की साइड, रिलीज छोड़ दो, हम जब डेवलपमेंट भी करते हैं ना, एटलीस्ट भारत पे व्हाट वी डू, डेव और क्यूए अलाइन होता है, डेव क्यूए अलाइन होके ये बोलता है उन स्प्रिंट के बैकलॉग पे कि ये टिकट्स का क्यूए नहीं होगा, ओके। हम्म। पहले ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन भी होती है क्यों नहीं होगा, फिर उसी का जीरा वर्कफ्लो, अगर नहीं होगा तो फिर कैसे जाएगा आगे, समझ रहा हूँ मैं। मेकर कौन होगा, चेकर कौन होगा, ये सब चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो ये हम्म। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव होना, रादर देन ये कि रिलीज चली जा रही है, आरसी बन गई है और कोई टिकट है जो शायद क्यूए होनी चाहिए थी, जिसका कोई भरोसा ही नहीं है, कहाँ से आगे टिकट किसी को पता ही नहीं है। ये हम्म। प्लानिंग में आता है, एग्जीक्यूशन में आता है। इस तरीके से आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप डेवलपर के साथ बैठ के रिलीजेस में कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, देन यू विल फाइंड आउट वेज टू ऑटोमेट दैट रिलीज, ऑटोमेट दोस कंप्लायंसेस, हम्म। ऑटोमेट दोस प्रोसेसेस, तो साथ में आप सॉल्व करेंगे उसको। हम्म। तब आपकी वैल्यू भी एज अ टेस्टर, आपका इम्पैक्ट, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके। एंड सर, अभी आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि क्लोजली वर्क विद डेवलपर, क्योंकि डेवलपर की विजिबिलिटी हमेशा टीम में ना ज्यादातर दिखती है, क्योंकि उसके बिना तो मेरे पे बस कोई टिकट नहीं आने वाली टेस्टिंग को। तो इट मीन्स कि उसकी इसकी विजिबिलिटी तो हाई है। हाँ, आपने ये भी चीज बताया कि कॉम्प्लायंस जो है, आगे उनकी वैल्यू होने वाली है, क्योंकि कॉम्प्लायंस में सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, और वो बिल्कुल। आपको सस्टेन करने में हेल्प करेंगे। वो जमाना चाह चुका है कि कि लकीर की फकीर वाला, कि जो लिख हाँ, दिया मतलब तो कुछ हो भी गया, रिलीज कर दो, कुछ भी नहीं करना कुछ भी कोड मतलब। कर दो, हम्म। वो अच्छा गया, कौन बटन दबा रहा है रिलीज का, हाँ। कौन चेंज ओनर है, कौन रिलीज हाँ। मैनेजर है, कोई मार्केशन नहीं है, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है इसमें, मतलब कोई चेक नहीं है। ये सब चीज आर ऑल गोइंग टू गो अवे, और ये बहुत छोटा पार्ट बता रहा हूँ मैं हाँ। इसका, मतलब कंप्लायंस का। मतलब इसमें अगर मैं सिंपल बात करूँ तो बिल्ड एंड फिक्स मेथोडोलॉजी का एक वो जो मॉडल होता है ना, वो यहाँ निकल के आता है इस पर्टिकुलर चीज में। लेकिन आज का जमाना चेंज हो चुका है। आपने एक चीज बोली, जीरा। जीरा का भी आइडिया, सिर्फ हम जीरा को आज के टाइम पे ये समझ के बैठ गए हैं कि वो ना एक टिकट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। हमारी सबसे बड़ी हाँ, भूल ये हो रही है। मैं यहाँ पर सर दो चीजों के ऊपर बात करना चाहूंगा। एक तो आपने बोला वर्कफ्लो। वर्कफ्लो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन की, और क्लाइंट की क्या डिमांड है या क्लाइंट का कैसे चल रहा है। आपने ये चीज बताया कि इस वाली रिलीज में ये क्यूए नहीं जाएगा, ये पहले जस्टिफिकेशन हो चुकी है साइन ऑफ वगैरह करने से पहले, और कौन मेकर होगा कौन चेकर होगा, यानी कि असाइनी असाइनर वाला सिंपल गेम यहाँ पर पता चल जाएगा मुझे। बट क्या होता है कि मेरी रिलीज बहुत सक्सेसफुल हो गई है, बट फिर भी टेस्टर की विजिबिलिटी ना इतनी दिखाई नहीं दे रही। एक रीजन इसके पीछे, या एक और केस स्टडी मैं इसके ऊपर ये बनाना चाहूंगा।
कभी कभी क्या होता है कि जैसे सेल्स फोर्स के इकोसिस्टम में बात करूं, हमारा एडमिन लेवल का काम है, उसमें सिर्फ ये चेक करना था कि मेरे को एक बटन है जिसमें मुझे ये चेक करना है कि 18 साल की एज वाला जब पर्सन कोई भी वैल्यू डालेगा, 18 से ऊपर होगी तो मैसेज आना चाहिए कि वोट डालने के लिए एलिजिबल है, 18 से नीचे की कोई भी वैल्यू डालेगा तो एलिजिबल नहीं होना चाहिए। इसमें यूनिट टेस्टिंग में भी काम करके डिप्लॉयमेंट पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ हैप्पी बात हो सकता है। बट टेस्टर ने यहाँ पर अच्छी तरीके से केस फेस बना के 4-5 बग दे दिए, उसने बग दे दिया, उसने ब्लैंक स्पेस एज एन इनपुट मार दिया, 1 और 8 के बीच में इनपुट मार दिया, एक लिमिट चेक कर ली, रैशनल नंबर की वैल्यू मार दी, ऐसे बहुत हजारों केस बना दिए उसने, और उसमें उसने 5 से 6 बार उसको फाड़ के दे दिया। हम्म। लेकिन हमारे यहाँ पर रिलीज में ये हो जाता है कि ये तो बस छोटा सा ही तो टिकट था, क्योंकि डेवलपर ने तो एक चेक इंट्रोड्यूस किया था ना, इफ लगा के एल्स करके उसने छोड़ दिया। लेकिन टेस्टर जब आया तो उसने इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ घुसाता गया। तो यहाँ पर एज अ टेस्टर मेरी विजिबिलिटी, डेवलपर को पता चल गई कि ये टेस्टर जो है ये घुस रहा है, बहुत ज्यादा डीप जा रहा है, अच्छी चीज है। बट स्टिल मैनेजमेंट के पास वो विजिबिलिटी अभी भी नहीं है, क्योंकि टिकट तो बहुत छोटी सी थी ना। तो ये जो विजिबिलिटी एज अ टेस्टर मैं कर सकता हूँ, वो कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ अपनी, या कोई भी एक यार टेस्टर। पहली बात तो मुझे लगता है विजिबिलिटी मतलब थोड़े कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस ही रहते हैं मेरे यार, मतलब आई डोंट बिलीव इन टू मच विजिबिलिटी आल्सो। हम्म। मतलब पहली बात तो मुझे लगता है कि विजिबिलिटी भी एक लेवल पे इट शुड बी अ कॉशियस डिसीजन। मतलब पहली बात, ट्रू। ठीक है, कि डू यू वांट टू बी विजिबल और नॉट। एग्जैक्टली। The amount of visibility that you're going to get, it will attract a lot of attention, it will attract a lot of negative attention as well. हम्म। So a lot of people are not very ready for it, ठीक है। हम्म। तो hence hierarchy होती है, मतलब, and this is not about testing, this is also about uh, any other job field that is there, ठीक है, मतलब हम्म। किसी भी तरीके की जॉब फील्ड, इसलिए हायरकी होती है। आप देखोगे जो विजिबिलिटी मैनेज कर सकते हैं वही आप इन ट्रू सेंस ऑफ वे में देखोगे, जो अच्छे मैनेजर्स होंगे, हम्म। खराबों की बात नहीं कर रहा, खराब मैनेजर्स भी नहीं, खराब टीम मेंबर्स भी जो हैं, हम्म। तो उनकी विजिबिलिटी हमेशा, जो खराब वाले तो उनकी ज्यादा होती है, सब देखने को मिलता है कि यार वो, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा करके मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स हो या फिर कोई अपना डायनेमिक्स हो, कुछ उन्होंने बना रखा है जिससे उनकी विजिबिलिटी बनती है। लेकिन एक चीज जो वो कर पाते हैं वो है उस विजिबिलिटी को हैंडल कर पाते हैं। हाँ। वो हर चीज, हर बंदे के बस की बात नहीं है। इवन इफ यू आर अ वेरी गुड contributor or a very good manager, it is हम्म। not necessary that you'll be able to handle the visibility that you're going to get. तो you'll have to have a very cautious call कि तुम्हें visibility चाहिए कि नहीं चाहिए। हम्म। तो visibility की दो फॉर्म है, individualistic और process wise या org wise। हम्म। org visibility पे बात करते हैं, ये तो individual visibility की बात होगी। तो org हम्म। visibility पे बात करते हैं तो ऑर्ग विजिबिलिटी के लिए, मतलब क्यूए ऑर्ग की विजिबिलिटी के लिए पहले बात तो ये जरूरी है कि क्या उस क्यूए ऑर्ग को पता है कि जो वो काम कर रहा है उसका बिजनेस इंपैक्ट क्या है। हाँ। ट्रू। नहीं पता, 90% लोगों को नहीं पता। हम्म। मैं और इस डेटा पे मैं गारंटी ले सकता हूँ, 90% ऑफ पीपल डोंट आस्क कि बिजनेस कैसे इंपैक्ट होगा इससे। हम्म। तो जब आपको बिजनेस की विजिबिलिटी नहीं है, हम्म। तो आपके टेस्टिंग प्रोसेस की, आपके एफर्ट्स की विजिबिलिटी कैसे होगी लोगों को। आप जो काम करोगे वो क्या करेगा, वो एक बिजनेस मैटर को मूव करेगा, राइट। या तो बिजनेस की विजिबिलिटी अगर आपके पास नहीं है एज ए टेस्टर, कि बिजनेस के कौन से मैट्रिक को या कौन से क्या बिजनेस इंपैक्ट आओगे, तो वो सबसे पहले विजिबिलिटी आपको होनी चाहिए बिफोर मेकिंग योर विजिबिलिटी अवेलेबल टू पीपल, और बिफोर बीइंग विजिबल टू अदर पीपल व्हेन यू आर वर्किंग। विजिबिलिटी पाने के और तरीके हैं, सबको पता है क्या करना होता है। 2 बग डाल के चिल्लाना होता है या फिर टेस्ट स्टेटस रिपोर्ट भेजनी होती है, और उसमें स्टेक होल्डर्स को और ऊपर के लेवल तक बढ़ा के देके, मतलब अगर सीईओ तक, सीटीओ तक जा रहा है तो सीईओ को ऐड करना, मतलब है 10 तरीके। बट द करेक्ट फॉर्म ऑफ विजिबिलिटी इज when you understand what you are sending live, what impact you are generating, what value you are creating for the organization, and then your visibility uh, uh, be available for everyone to have, right? मतलब then only then you will have better visibility as a process or as a group, right? इंडिविजुअलिस्टिक की बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि इंडिविजुअल विजिबिलिटी बनाने के, जो बताया मैंने, बहुत सारे तरीके हैं। हाँ। आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप कॉफी डिस्कशंस कर सकते हो, मतलब n number of things, you can raise concerns, you can raise voices, you can challenge processes, challenge development process, development का पूरा कोड स्टैक चैलेंज कर सकते हो, और उसको मतलब you can do multiple level escalations आप कर सकते हो। सब easiest form of visibility is escalations, by the way, मतलब ओके। that is what I've seen।
but I stop people from doing that. I ask them to understand what is the value that you are creating. कि अगर तुम्हें ये जानना है, एंड बिफोर दैट ऑल्सो, मतलब वो वैल्यू जानने से या फिर वो बिजनेस इम्पैक्ट जानने से आपकी टेस्टिंग भी तो इम्प्रूव होगी, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट? तो विजिबिलिटी of to create your visibility, or to have more visibility of the processes or the stakeholders, तो ये attention of the stakeholders is very subjective. लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस चीज का वो है कि ऑर्ग विजिबिलिटी जो है, क्यूए और क्या कर रहा है, क्या इम्पैक्ट डिलीवर कर रहा है, क्या वैल्यू जनरेट कर रहा है, वो तभी आएगा जब क्यूए और को पता है कि क्या बिजनेस वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ओके। अदरवाइज इट इज फ्यूटाइल। मतलब वो आप कुछ भी कर लीजिए, आप 2000 टेस्ट केसेस रन करवा लीजिए, ऑटोमेट करवा लीजिए, आप एक ही टेस्टर से सारा काम करवा लीजिए। सॉरी, I'll just have some water. राइट, तो आप कैसी भी विजिबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पे आप क्रिएट कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑर्ग विजिबिलिटी, क्यूए ऑर्ग क्या कर रहा है, या फिर अगर आपका ऑर्ग अलग है तो कई जगहों पे वर्टिकल नहीं होता है क्यूए का। क्यूए मोस्टली ईएम्स या वीपीज को असाइन होता है। मेरे केस में ऐसा नहीं रहा है अभी तक। तो आई वुड से कि क्यूए और विजिबिलिटी होने के लिए बिजनेस विजिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है कि इम्पैक्ट क्या जनरेट कर रहा है। सर अभी तक हमने पॉडकास्ट में ना काफी सब चीजों के ऊपर डिस्कशन कर लिया। इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होगा, एज अ ग्रोथ क्या है मेरी टेस्टर में, क्या वैल्यू है, क्या प्रोपोजिशन है, क्या बिजनेस इम्पैक्ट है, कैसे सस्टेन करना है मार्केट में, सबसे पहली चीज ये है। काउंटर ऑफर वाली गेम को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, जेंजी वाली की क्या चलता है, बट लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या है एज अ टेस्टर, लीडरशिप के रोल के ऊपर जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्या आपने पढ़ाव को आज तक पार किया और देन उसके बाद पूछे। ये क्वेश्चन सर लास्ट है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, जो इस पूरी थीम पे हमने जो बात की है कि एक लीडर कैसे सोचता है, टेस्टर एक लीडर कैसे बन सकता है, अगर सिंपल भाषा में बात करें ना सर। एक हमेशा ना ये चीज होती है कि ना टेस्टर के सामने ना, मतलब अचीवमेंट के नाम पे तो यही होता है कि वेल डन टीम, बट बग आता है तो बोलते हैं कि ये बग क्यों आया, और बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फिर वहां पर दो वर्डों का अपने आप कह सकते हैं कि बोर्न हो जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी, और फिर टी शर्ट वाला वर्ड आता है क्वालिटी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर ये है क्या, मतलब हर किसी का अलग व्यू है। कोई कहता है कि सबकी जिम्मेदारी है क्वालिटी, कोई कहता है कि सिर्फ टेस्टर की जिम्मेदारी है क्वालिटी, क्योंकि बग तो वही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम तो सोल्व कर देंगे, हमारे पास तो ये यूज केस था, ये यूजर का पॉइंट था, इतनी ड्यूरेशन मिली थी, फिक्स कर देंगे, रीटेस्टिंग कर देंगे, कोई बग आया तो दोबारा फिक्स कर देंगे। तो ये एक माइंडसेट ना बना हुआ है आज के टाइम पे कल्चर में। इसमें बहुत बहुत एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बट मैं आपका इसमें पूरा बोल्ड भी जानना चाहता हूँ कि पहले आपकी क्या अप्रोच रहती थी, अब क्या अप्रोच रहती है, और आपके अप्रोचेस में भी क्या फर्क आया इन सब चीजों को लेके, तो इसके ऊपर मैं व्यू करना चाहता हूँ। नहीं, मतलब काफी रिलेवेंट सवाल है, और आई थिंक हाँ, तो मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब पहले भी कहा मैंने कि मैं कोई अलग नहीं था, मैं भी ऐसे सोचता था। और जब हायरिंग भी होती थी मेरी, मैं कई टीम्स मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किए हैं, तो जब मेरी हायरिंग भी होती थी तो यही कहा जाता था, यू विल बी द गेट कीपर ऑफ क्वालिटी, और आपके गो हेड के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा, यू विल बी ड्राइविंग क्वालिटी एट द ऑर्ग। तो एंड आई फेल्ट प्राउड बाय द वे। इनफैक्ट मैं भी जब टीम बनाता था एक टाइम पे स्नैपडील में, एक्चुअली मैंने हायरिंग स्टार्ट की, मतलब एज अ मैनेजर आई स्टार्टेड इन पेटीएम दो, बट ये हायरिंग एक्टिविटीज ये सब मैंने उसके पहले से करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे भी मैं ये लोगों को हायर करते वक्त मैं भी ये बोलता था कि यू विल बी द गेट कीपर ऑफ क्वालिटी, क्योंकि मैं आई यूज्ड टू टेक प्राइड इन इट कि मतलब हाँ, मेरे ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, राइट? आई फेल्ट इंपॉर्टेंट इन दैट। बट उसका फ्लिप साइड ही, मतलब मुझे लगता था कि एक बहुत ही गलत बायस क्रिएट किया गया मेरे दिमाग में, और आज की डेट में बाकी इंडस्ट्री के दिमाग में बहुत नाइविटी इन थॉट है उन लोगों का जो ये कहते हैं कि टेस्टिंग जो है वो किसी एक बंदे की है, किसी एक प्रोसेस की जिम्मेदारी है। मुझे अभी भी लगता है कि टेस्टिंग, अगर आप पूरे अपने लाइफ स्पैन को देखते हो ना, एवरीथिंग दैट यू डू, एनीथिंग दैट यू डू रिलेट्स टू टेस्टिंग। एनीथिंग। आप दुकान में जाके एक समोसा भी खरीदते हो ना, तो हाथ लगा के चेक करते हो गरम है कि नहीं। मतलब मुझे पता नहीं ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पार्टी भी करने जाते हो तो चेक करते हो कि मतलब फूड इज बेटर और नॉट, और द ड्रिंक इज सर्व्ड कोल्ड और नॉट, राइट?
हाँ तो क्या कर रहे हो आप? वैलिडेट कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, राइट? कि मतलब हाँ मेरे लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। करेक्ट, ट्रू एवरीथिंग इज टेस्टिंग। मतलब कपड़े भी सुखाने बाहर दिए हैं तो उठाने से पहले आप देखते हो कि सूख गए कि नहीं सूख गए। करेक्ट, ट्रू आप आधे सूखे कपड़े नहीं उठाते हो। ठीक है, एवरीथिंग इज टेस्टिंग। मतलब तो हेंस दैट थॉट केम टू मी कि अगर सब कुछ टेस्टिंग है तो सिर्फ मैं थोड़ी कर रहा हूँ, कपड़े मैं तो नहीं धो रहा, हाँ ट्रू ड्रिंक मैं नहीं बना रहा। हम्म क्या बोलते हैं अपना, जो दूसरे एग्जांपल्स दिए उसमें भी मतलब आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट? मैं अगर नॉर्मली अगर ये चेक कर रहा हूँ एसी ठंडा कर रहा है कि नहीं, एसी तो मैं नहीं बना रहा। हम्म तो इसका मतलब क्या, वो क्वालिटी उन्होंने अपनी तरफ से जज करके नहीं दी थी क्या? जिसने कपड़े धोए वो अच्छे से कपड़े नहीं धोए थे, हम्म उसने मेरे पे छोड़ दिया कि ये कपड़े जब सूखेंगे तब बताएंगे कि अच्छा धोए लेकिन धुले। हम्म ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है, राइट? तो इफ एवरीथिंग इज टेस्टिंग देन एवरीवन इज टेस्टिंग। एग्जैक्टली तो आईटी के ऊपर अगर मैं इस एग्जांपल को लेके आता हूँ कि भाई इफ एवरीथिंग इज टेस्टिंग देन एवरीवन इज टेस्टिंग, राइट? दैट्स व्हाट ही टॉक्ड अबाउट। तो अगर हम उस पे बात करें तो प्रोडक्ट, तो एवरीवन हैज टू इंश्योर क्वालिटी एट देयर एंड, एंड हंड्रेड टू परसेंट इंश्योर क्वालिटी दे हैव टू टेस्ट एट सम लेवल। ठीक हम्म है, तो if everyone is testing, only then we'll be able to control quality or improve quality. हाँ Unless that is not happening, तो people with that thought process saying कि तुम गेटकीपर हो क्वालिटी के, या फिर तुम्हारे वजह से ही टेस्टिंग में क्वालिटी इंप्रूव होगी या फिर प्रोडक्शन में क्वालिटी इंप्रूव होगी, आई थिंक इट इज वेरी, I've seen even senior most leaders talk about it like this only कि टेस्टिंग का गेटकीपर ये बंदा है, क्वालिटी यही देखता है। हम्म तो अगर वो इस तरह से बात करते हैं तो मतलब मुझे लगता है कि उनके थॉट प्रोसेस में बहुत नाइविटी है इन हम्म टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, राइटली सो, क्योंकि टेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज हैज नॉट बीन गिवन दैट इंपॉर्टेंस, राइट? हाँ टेस्टिंग अगर मैं उसी किसी का एक देख रहा था, मतलब और थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ लेकिन मैं देख रहा जस्ट मतलब मैग्नोमिटी बता रहा हूँ टेस्टिंग इंडस्ट्री की। हम्म 40 बिलियन की इंडस्ट्री है एज पर 2022, एंड इट इज ग्रोइंग एट 6% सीएजीआर। मतलब वो 45 बिलियन 42 बिलियन की हो जाएगी अगले हाँ 2 सालों में। ट्रू करेक्ट, तो दैट इज द साइज ऑफ द इंडस्ट्री दैट वी आर वर्किंग हम्म इन। कंपनियां नहीं है यार इतनी बड़ी पूरी, और मतलब पूरा एक प्रोसेस है सिर्फ जिसको मतलब इतना साइडलाइन करके रखा जाता है, और उसका नंबर देखो आप 40 बिलियन, इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर एट ऑल। ट्रू करेक्ट, एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट कि रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है। तो कि अगर सब कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, हर कोई अपने लेवल पे एक लेवल पे वैलिडेट कर रहा है, देन एवरीवन होल्ड्स ट्रू टू देयर वर्थ एंड सेज कि मैंने जो काम किया है वो क्वालिटी काम किया है, हम्म तब क्वालिटी इंप्रूव होगी, ट्रू तब वो क्वालिटी को इंप्रूव करे होगी। हम्म हम इनेबलर्स हैं, हम क्वालिटी के इनेबलर्स हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे क्या टेस्टिंग को अप्रोच करना है, अपने कोड को कैसे टेस्ट करना है, आप मुझे बताइए। आपको नहीं पता कि आपके बिजनेस वर्कफ्लोज को कैसे टेस्ट करना है, हमें बताइए, हम विल हाँ हेल्प यू आउट, विल राइट टेस्ट केसेस एंड हेल्प यू आउट, right? Those test cases can be executed by even a product guy can execute, even a हम्म developer can execute, even the CTO can execute or CEO ट्रू can execute. हम्म That is how we should like work, ठीक है, if given the time obviously, but ऑब्वियसली ठीक है, तो हम enablers हैं। This is, we are quality enablers, we are not gatekeepers of quality, or we are not the sole force driving quality, हाँ right? That is not how it is, and I've seen that shifting also. तो मैं इसमें दो चीजें, मैं दो एग्जांपल्स क्विकली बता देता हूँ। एक मैंने बताया था कि प्रोडक्ट अच्छा जीरा नहीं लिखेगा तो कैसे ड्राइव करेगा, एंड टू एंड ड्राइव नहीं हो पाएगा। हाँ तो in one of my orgs I had this big time challenge कि प्रोडक्ट जीराज सिंगल लाइनर बनाता था, या फिर सिर्फ डिस्क्रिप्शन के नाम पे समरी लिख दे, वो जो जीरा के जो टाइटल होता है ना वो लिख देता था कि ये हाँ करना है, और बाकी सारी ऑफलाइन डिस्कशन होती थी। अब ओके वो हवा में है किसी के पास, मतलब उसको रिकॉर्ड भी नहीं करा। हाँ अब चल रहा है, अब टेस्टर आया और टेस्टर ने टेस्ट भी कर लिया, डेवलपर ने डेवलपमेंट भी कर दी, लाइव भी चला गया, कोड में इश्यूज आ गए, अब वो स्टेबल, और पूरा कंसेंसस क्या बना हुआ है कि ये प्रोडक्ट तो स्टेबल ही नहीं है, इसमें समझ रहा इश्यूज हूँ आते रहते हैं। हम्म फिर फिर मेरे पास मैसेज आया कि यार यहाँ पे एक लीड हायर कर लो ना, क्यूए का, हाँ एक लीड लेवल का बंदा ले आओ, सीनियर क्यूए ले आओ, सीनियर हाँ लीड ले आओ, कुछ मतलब इस तरह से। टू व्हिच आई सेड कि आई हैव बीन फाइटिंग दिस प्रॉब्लम फॉर सिंस इटर्निटी। आप आरसीए जो है इसका, वो देखो ना, आरसीए क्या है, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन आपने क्लियर नहीं करी हुई है, डॉक्यूमेंटेशन चलो एक बेयर मिनिमम भी होता ना कि पीआरडी इज नॉट अ वेरी लेंथी डॉक्यूमेंटेशन, हाँ आप उसमें यूज केसेस लिख देते कि क्या यूज केसेस हैं, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया भी मत लिखो, वहां से स्टार्ट करते बिफोर एडिंग वन मोर पर्सन टू द प्रोसेस एंड इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस। आप एक प्रोसेस को पहले थोड़ा इंप्रूव करके देख लो क्या होता है, देखते हैं।
once that started happening, तो डिजाइन, फिर हम डिजाइन पे आए कि डिजाइन हर यूज केस का डिजाइन नहीं देता। एरर केसेस का डिजाइन तुमने देखा होगा, नहीं मिलते हैं, बिल्कुल क्योंकि नहीं। डिजाइनर को पता है कि यूज केसेस क्या है। बिल्कुल। अब जब उसको यूज केस मिलने लग गया कि यार एरर भी आएगा, इसमें एरर आएगा तो ये टाइप के एरर दिखाने हैं, तो फिर उसने डिजाइन भी उतने बेटर बनाए। हम्म। वो डिजाइन बताया, फिर जो एज केसेस बने वो मतलब रिएक्टिवली प्रोएक्टिवली बने, हम्म। और जो ऐड होने थे डिजाइन से, जो भी मैसेजिंग चेंज करी, जो भी था, मतलब दिस वाज एन इटरेटिव साइकिल। और जब ये होना शुरू हुआ तो मतलब मेरे ख्याल से 6 या 7 स्प्रिंट लगे हमें, एंड द स्टेबिलिटी सबको दिखने लग गया कि हाँ अब जो है ना, जो प्रोसेस है वो और बेटर हो रहा है, क्योंकि उससे फिर डिलीवरी टाइमलाइन भी मेजर होने लग गई कि भाई हाँ। सब कुछ पता है मुझे क्या करना है, तो पहले ही बता सकता हूँ कि कितने टाइम में हो पाएगा। हम्म। तो प्रेडिक्टेबिलिटी भी बच गई, मतलब बढ़ गई रिलीज की कि हाँ टाइमली रिलीज होगा। क्वालिटी भी अच्छी हुई, थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी अच्छे हुए, स्कोप ऑफ टेस्टिंग भी इम्प्रूव हुआ। तो ये एग्जैक्टली। इस तरह से, so every it is, as I said, it is everyone's responsibility, it has to be everyone's responsibility, ठीक है ओके। ना, मतलब that is my purview। दूसरा एक और क्विक एग्जांपल देता हूँ, आरसी वाली जब हमने बात की, तो वो जो हाँ। आरसीए जो अब होता है, मैंने देखा हुआ है आते हुए, मतलब पिछले कई सालों से, सॉरी आरसीए जो होता है वो देखा है मैंने पिछले कई सालों से, वो देखा है कि हर आरसीए मीटिंग का एक फाइनल कंक्लूजन होता था कि टेस्टिंग नहीं हुई। बिल्कुल। I've seen that shift happening. I'm very happy for it. I've seen that change happening in the orgs. People now have that cognizance कि टेस्टिंग जो है उस पूरी SDLC में रिलीज प्रोसेस में एक प्रोसेस था, वो प्रोसेस मिस हुआ, लेकिन उस प्रोसेस की वजह से बग नहीं आया। अगर उस प्रोसेस की वजह से बग आया, देन इट इज अ सक्सेसफुल आरसीए, कि हाँ मतलब हमने आइडेंटिफिकेशन किया कि टेस्टिंग ने कुछ गलत स्क्रिप्ट चला दी थी, जिसकी वजह से कोड में या डेटाबेस में कुछ गलत चली गई वैल्यू, और वो जाके उसने प्रोडक्शन फाड़ दिया। These things are, मतलब अगर इस तरह से कुछ हो रहा है, इस तरह से रिलेवेंट कुछ सिनेरियोज हो रहे हैं, तो मतलब वो कॉग्निजेंस अब बिल्ड हो रही है लोगों में कि हाँ प्रोसेस में टेस्टिंग आता है, टेस्टिंग में ये मिस हुआ है, एंड यू हैव टू ओन इट अप। मतलब ऑब्वियसली एज अ टेस्टर या एज अ क्यूए ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू ओन इट अप कि हाँ हमने मिस किया है, एंड देन यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, फिक्स इट वेयर इट वाज मिस्ड। एंड उसका कई बार उसका एक कई बार यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फीडबैक आल्सो, चाहे वो फीडबैक कैसी भी फॉर्म का हो, ठीक है ओके। ना। बट आरसीएस are better, they are better aligned, they are better in terms of more depth is there, more understanding, लोगों की ये समझ में आ रही है कि हाँ कोड गलत था, या फिर माइग्रेशन हमने टेस्टिंग करी, माइग्रेशन जो 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 रेफरेंस वैल्यूज थी वो गलत थी, या फिर स्लेव में लैग था, मतलब इस तरह के अब आ रहा है कि हाँ रूट कॉज ये था, बिल्कुल। प्रोसेस टेस्टिंग था, टेस्टिंग में भी टेस्ट हुआ, लेकिन प्रोडक्शन में जाके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से फट गया। तो समझ ये गया। पहले ये पूरा आरसी यही होता था, एक डॉक्यूमेंट बनता था, उसके अंदर लिखा जाता था कि टेस्टिंग नहीं हुई थी, तो कोड दे दिया था, टेस्टिंग 3 हफ्ते पहले से कोड पड़ा हुआ था, टेस्टर ने 3 हफ्ते बाद उठाया, ये भी आरसी में होता है। बिल्कुल। I've seen this happening, 3 हफ्ते से कोड पड़ा हुआ था, टेस्टर ने नहीं उठाया, 3 हफ्ते बाद उठाया, तो एक तो डिले हुआ, तो कोड स्टेल हो गया। अच्छा, मतलब these things I've seen, and I've seen that shift happening, a lot of shift happening in that terms, and I'm very happy कि मतलब people, the engineering leaders are getting aligned to this fact कि हाँ आरसी का करेक्ट डायरेक्शन क्या होना चाहिए और करेक्ट आउटकम कैसे ड्राइव करनी चाहिए। एंड सर इसमें एक ये भी चीज हो जाती है ना कि कभी कभी हमारी चीजें तो एकदम सक्सेसफुल चल जाती हैं, बट कभी कभी पोस्ट डेवलपमेंट स्टेप्स ही फुलफिल नहीं होते, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पर कंसिडर हो जाता है, फिर ये किसकी अकाउंटेबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चीजें यहाँ से टेस्ट होकर सही जा चुकी हैं, प्रोसेस भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, बट क्लाइंट ने कहा था कि मेरे को डिप्लॉयमेंट के बाद गो लाइव के टाइम पे जब हम करेंगे तो ये डिप्लॉयमेंट स्टेप्स को आप मेंशन कर देना, ये यार कुछ ऑप्शंस को इनेबल कर देना पर्टिकुलर यूजर्स के लिए। तो ये भी चेक्स जो अगर हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए तो यहाँ पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या किसकी अकाउंटेबिलिटी थी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन, इट रियली मीन्स लॉट। थैंक यू। थैंक यू।